हेलो स्टूडेंट, दिस शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे जो कि पीएससी 10+2 लेक्चर एजुकेशन के फुल मॉक टेस्ट की। हम 120 क्वेश्चंस करेंगे इसमें, जिसमें सारी यूनिट्स आपकी कवर होंगी। इसमें आपके कुछ प्रीवियस ईयर पेपर भी हैं, साथ के साथ मॉक टेस्ट भी हैं जो मैंने बनाए हैं। ओके, तो हर तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, हार्ड लेवल, मीडियम लेवल, इजी लेवल। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ये यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के लिए भी सीरीज अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, और इसा पीजीटी एजुकेशन के लिए भी और अदर सेट एग्जाम्स के लिए भी। ओके, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सबसे पहले देखेंगे निपुण स्टैंड्स फॉर। निपुण जो है उसकी क्या फुल फॉर्म है, आपको इन ऑप्शंस में से देख करके बतानी है। ओके, ए, बी, सी या डी। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्लानिंग एंड यूनिफाइंग द न्यूमरेसी मेथड, नेशनल न्यू इनिशिएटिव फॉर पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन ऑफ National Capital Territory, National Initiative of Proficiency in Reading and with Understanding and Numeracy, Normalization of Primary and Upper Primary Units of Numeracy. So, what will be the correct answer from these options? निपुण की बात करें तो बेसिकली निपुण की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, विच कम्स अंडर FLN। FLN जो है NEP 2020 की आप बोल सकते हो कि एक प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक है, या फिर आप बोल सकते हो कि ग्रेड 3 तक, ग्रेड 3 तक बच्चों को फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी पढ़ाने के लिए इस सिस्टम को लॉन्च करने के लिए निपुण भारत का या फिर निपुण स्कीम का आप बोल सकते हो कि यूज़ किया या फिर लॉन्च हुई है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ओके, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। So next question, NISTA 2.0 is related with निपुण भारत एलिमेंट्री लेवल, सेकेंडरी लेवल और हायर एजुकेशन। किससे रिलेटेड है NISTA 2.0 बताइए। स्टूडेंट बात करें NISTA 2.0 की, तो ये सेकेंडरी लेवल से रिलेटेड है, मतलब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। ओके, निष्ठा की बात करें तो क्या है ये? नेशनल इनिशिएटिव स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ओके, तो बेसिकली ये एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो टीचर्स हैं या फिर हेड है या फिर प्रिंसिपल जिन्हें बोल सकते हो, स्कूल के टीचर और स्कूल के हेड्स के CPD के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, मतलब कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, जिसमें टीचर्स को आप प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे। ओके, वर्कशॉप में आप भेजोगे, वर्कशॉप अटेंड कराने के लिए बोलोगे, ताकि क्या हो सके, टीचर का विकास हो सके, टीचर जो न्यू टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं उसके तहत अपने आप को विकसित करे। ओके, तो 2.0 इज रिलेटेड टू सेकेंडरी लेवल, और अगर हम बात करें 1.0 तो 1.0 एलिमेंट्री लेवल से रिलेटेड है। ओके, एंड 3.0 इज निपुण भारत। ओके, तो निपुण भारत मतलब जिसमें ECCE दैट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से क्लास 5th तक के आ जाते हैं टीचर्स। ओके, तो इनके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है, मतलब टीचर्स के लिए प्रॉपर जो CPD का टाइम है दैट इज 50 आवर्स, है ना। 50 आवर्स का जो टाइम होगा वो किसके लिए है? वो टीचर के कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए है, जो कि स्कीम के अंडर में आता है, निष्ठा के अंदर आता है। तो ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विद्यांजलि प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय। तो लॉन्च्ड इन, कब लॉन्च हुआ था विद्यांजलि प्रोग्राम? अगस्त 2021, सितंबर 2021, अक्टूबर 2021 या फिर नवंबर 2021? स्टूडेंट अगर विद्यांजलि प्रोग्राम की बात करें, बेसिकली ये किस लिए है? ताकि लोग आए और सर्विस दे फ्री ऑफ कॉस्ट टू द स्कूल्स। ओके, मतलब आप बोल सकते हो कि डोनेशन के रूप में या फिर किसी तरह की भी सर्विस प्रोवाइड करना स्कूल्स के लिए, ताकि स्कूल के बच्चों का विकास हो सके, साथ के साथ स्कूल की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी इम्प्रूव हो सके। तो ये जो प्रोग्राम है वो PM नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया था, कब? सितंबर 2021 को, शिक्षा पर्व के दौरान। ओके, तो सितंबर 2021 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट इज मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड्स। तो ये लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी है। लिस्ट 1 में फिलोसोफर्स है, लिस्ट 2 में फिलोसफी है। तो आपको मैच करनी है कौन सा करेक्ट आंसर होगा इन ऑप्शंस में से। स्टूडेंट जॉन डीवी की बात करें तो जॉन डीवी इज रिलेटेड टू किससे हैं? प्रैग्मेटिज्म से रिलेटेड है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पी का जो है थर्ड, पी का थर्ड किस में है? 2 ऑप्शन में दिया है, तो बाकी के जो 2 ऑप्शन है वो
एलिमिनेट हो गए। ओके, पी का थर्ड। फिर हम क्यू का देखते हैं, रूसो। तो रूसो किससे रिलेटेड है? रूसो इज रिलेटेड टू नेचुरलिज्म। तो क्यू का क्या होगा? फर्स्ट होगा। क्यू का फर्स्ट किस में है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। अगर हम प्लेटो की बात करें तो प्लेटो इज रिलेटेड टू आइडियलिज्म। अरिस्टोटल की बात करें तो ही इज रिलेटेड टू रियलिज्म। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, यहाँ पे भी आपको मैच द फॉलोइंग दी है, लिस्ट वन और लिस्ट सेकंड। लिस्ट वन में कमेटी दी हुई है, लिस्ट सेकंड में चेयरमैन दिए हुए हैं। तो नेशनल नॉलेज कमीशन किसने दिया था? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, POA, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, तो किसने दिए थे? आपको ये बताना है स्टूडेंट्स। इन ऑप्शंस में से देख करके आपको सही आंसर देना है। सो स्टूडेंट, बात करें तो नेशनल नॉलेज कमीशन जो है वो सैम पित्रोदा के चेयरमैनशिप के अंडर में आया था। ओके, सैम पित्रोदा के। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, तो वो किसके अंडर में आया था? डॉक्टर A L मुदालियर। ओके, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जिसको मुदालियर कमीशन भी बोला जाता है। तो पी की बात करें तो पी का फोर्थ होगा। पी का फोर्थ दो ऑप्शन में है, तो ए एंड डी जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद बात करें तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन किसके अंडर में आया था? डॉक्टर A L मुदालिया। तो क्यू का आ जाएगा सेकंड, और क्यू का सेकंड किस में है? एक ही ऑप्शन में है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। ओके, तो मतलब क्या होगा? नेशनल नॉलेज कमीशन जो है उसका सैम पित्रोदा चेयरमैन थे। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की बात करें तो डॉक्टर A L मुदालियर। POA की बात करें तो आचार्य रमामूर्ति। और अगर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की बात करें तो डॉक्टर S राधाकृष्णन। Okay, next question. Given below are two statement, one labeled as assertion and the other labeled as reason. तो दो स्टेटमेंट है, assertion और reason। आपको बताना है इनमें से कि कौन सी सही है और क्या ये करेक्ट रीजन है या नहीं। सो assertion दी हुई है, काउंसलिंग हेल्प टू रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम विद लर्निंग। कि काउंसलिंग हमें हेल्प करती है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को पहचान सके। ओके, साथ में सीख भी सके। रीजन क्या दिया हुआ है? काउंसलिंग डेवलप कोपिंग स्किल्स। तो काउंसलिंग हमारे अंदर, हम खुद के अंदर कैसे वो स्किल्स डेवलप कर सकते हैं जिसकी मदद से हम अपने आप की जो प्रॉब्लम्स है, अपने अंदर जो प्रॉब्लम है, अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम है, उनसे कैसे सामना कर सकते हैं या फिर उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो आपको बताना है कि क्या ये सही रीजन है assertion का। तो both A and R are true और R is correct explanation. A and R are true but R is not correct explanation. A is true, R is false, A is false, R is true. बताइए करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, बात करें तो काउंसलिंग, सही बात है कि काउंसलिंग हेल्प करती है रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम और विद लर्निंग से, साथ ही साथ वो कॉपिंग स्किल्स भी डेवलप करती है। सो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की, है ना, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, काउंसलिंग के बारे में ही बताया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। ओके, next is match list 1 with list 2 and select the correct answer from the codes given below। तो ये भी मैच द फॉलोइंग है। आपको इसमें लिस्ट 1 जिसमें डिस्क्रिप्टिव लेवल्स दिए हुए हैं, साथ ही साथ आपको IQ रेंजेस दिए हुए हैं कि कौन से लेवल पे कौन सी IQ आएगी। एवरेज में कौन है, हाई एवरेज में, सुपीरियर में और वेरी सुपीरियर में कौन आएंगे, वो आपको मुझे बताना है। बताइए इन ऑप्शंस में से देखकर। सो स्टूडेंट, बात करें तो एवरेज जो है, एवरेज इज द 90 से 109 का जिसका IQ होगा वो एवरेज बच्चा होगा। तो पी का अगर हम फोर्थ देखें तो दो ऑप्शन में है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट ही जाते हैं। पी का फोर्थ, उसके बाद हम देखेंगे क्यू, इट इज हाई एवरेज। तो हाई एवरेज कौन होगा? 110 से 119 तक। ओके, फिर अगर हम बात करें सुपीरियर का, तो सुपीरियर इज द 120 से 129 तक। ओके, फिर उसके बाद वेरी सुपीरियर इज 130 एंड अबव। सो ऑप्शन अगर हम देखें कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो फर्स्ट का पी का क्या होगा? पी का होगा फोर्थ, पी का फोर्थ। फिर क्यू का देखें तो क्यू का थर्ड, बिल्कुल दोनों में है। आगे देख लेते हैं, सुपीरियर इज रिलेटेड टू 120 से 129। ओके, तो मतलब आर का क्या होगा? आर का होगा सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। ओके, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर अक्रेडिटेड बाय। तो कौन देता है एक्रेडिटेशन? QCI, NCTE, NCERT या फिर NAC? बताइए। सो स्टूडेंट, बात करें तो अक्रेडिटेशन जो दिया जाता है वो NAC के द्वारा दिया जाता है, दैट इज नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल। ओके, ये
सेटअप हुआ था 1994 में। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी हुई है। लिस्ट 1 में एजेंसीज है, लिस्ट 2 में फंक्शंस है। तो कौन सी एजेंसी का क्या काम है आपको सही मैच करके यहाँ से ऑप्शन से चूज करके एक ऑप्शन करेक्ट बताना है। SCERT का, NCERT का, NCTE का या फिर UGC का, बताइए किसका क्या काम है वो आपको बताना है। अगर हम बात करें प्रोवाइड ग्रांट फॉर रिसर्च, अगर हम ग्रांट की बात करें तो ग्रांट जो दिया जाता है वो यूजीसी के द्वारा दिया जाता है ना। तो एस का जो होगा वो फर्स्ट होगा। एस का फर्स्ट किस में है, एक ही ऑप्शन में है ना। तो एस का फर्स्ट जो होगा इसका मतलब बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। और आगे देख लेते हैं, अगर हम पी की बात करें दैट इज SCERT की बात करें तो ये प्रिपेयर करती है ट्रेनिंग एड्स। ठीक है, प्रिपेयर करते ट्रेनिंग एड्स। NCERT की बात करें तो सॉरी NCERT की बात करें तो ये प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग फॉर टीचर्स के लिए यूजफुल है, मतलब ये फंक्शन है, इसका काम है NCERT का। आगे बात करें NCTE का तो NCTE क्या करती है, डेवलप गाइडलाइन फॉर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ओके, जो भी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है जैसे BEd है, MEd है, तो उनके लिए ये क्या करते हैं, गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। यूजीसी की बात करें तो रिसर्च के लिए ग्रांट देते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ओके, सो जो ऑप्शन होगा करेक्ट होगा वो होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10। द एम ऑफ बेसिक एजुकेशन एज पर द ड्रीम ऑफ गांधी जी इज टू। तो बेसिक एजुकेशन का क्या एम होना है, होना चाहिए गांधी जी के अकॉर्डिंग, क्रिएट अ क्लासलेस सोसाइटी, क्रिएट अ सर्वोदय सोसाइटी, क्रिएट अ सोसाइटी रेस्पेक्टिंग ऑल रिलीजन, क्रिएट अ सोसाइटी वेयर रिच एंड पुअर कैन लिव टूगेदर। तो आपको इन ऑप्शंस में से देखकर बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बताइए। सो स्टूडेंट, अगर हम गांधी जी के अकॉर्डिंग बात करें तो उनके जो बेसिक एजुकेशन के जो एम थे वो क्या था, एक तो सर्वोदय सोसाइटी क्रिएट करना, क्लासलेस सोसाइटी, ये एम नहीं था किसका, गांधी जी का। ओके, सोसाइटी रिस्पेक्टिंग ऑल रिलीजन, ये भी ठीक है। आगे बात करें, क्रिएट अ सोसाइटी वेयर रिच एंड पुअर कैन लिव टुगेदर। ओके, तो तीनों ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट होंगे, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सेकंड एंड थर्ड फोर्थ किसमें सही है, थर्ड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको मैच द फॉलोइंग करने हैं। लिस्ट 1 दी हुई है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिस्ट सेकंड दी है जिसमें फिलोसफी है। अब आपको बताना है कि कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक है कौन सी फिलोसफी से मैच करती है, बताइए। सो स्टूडेंट, लर्निंग बाय डूइंग की बात करें तो लर्निंग बाय डूइंग या फिर एक्सपीरियंस लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, सो बेसिकली किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है प्रैग्मेटिज्म से। तो जो पी है उसका ऑप्शन जो होगा वो थर्ड होगा। पी का थर्ड अगर हम देखें तो दो ऑप्शन में है, तो इसका मतलब बी और सी जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, पी का क्या होगा, थर्ड होगा, एजुकेशन थ्रू एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट के थ्रू जब आप एजुकेशन ले रहे हो मतलब आप नेचुरलिज्म के ऊपर फोकस कर रहे हो। ओके, तो क्यू का क्या होगा, क्यू का होगा फर्स्ट। क्यू का फर्स्ट किस में है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए में ही है ना, और किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, अगर हम ट्रूथ, ब्यूटी और गुडनेस की बात करें तो ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आइडियलिज्म से, है ना। और वर्ल्ड एज इट इज हियर एंड नाउ, कि अभी जो है वही संसार है, तो बेसिकली किससे रिलेटेड है, ये रियलिज्म से रिलेटेड है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द which part of Indian constitution allows every citizen to impart education as per one's own religion। ओके, कि कौन सा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है वो हर सिटीजन को अलाउ करता है कि वो क्या करें, टू इम्पार्ट एजुकेशन एज पर वंस ओन रिलीजन, कि जो उसका रिलीजन है वो उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन ले सकते हैं। तो ये कौन से पार्ट में बोला गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ सेंटर एंड द स्टेट, डेमोक्रेटिक राइट्स या फिर फंडामेंटल राइट्स, बताइए। सो स्टूडेंट, बात करें तो इंसान, कोई भी इंसान अपने रिलीजन में एजुकेशन ले सकता है, इट मीन्स कि वो फंडामेंटल राइट्स में ही बोला गया है। ओके, तो फंडामेंटल राइट्स इज द ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज गिव मी अ डजन ऑफ हेल्दी चिल्ड्रन, आई कैन मेक देम डॉक्टर, जज, बैगर एंड इवन अ थीफ, द कमेंट इज मेड बाय। तो किसने बोला था कि मुझे एक दर्जन
एक दर्जन या फिर जिसे 12 संख्या बोलते हैं, तो अगर आप मुझे एक दर्जन बच्चे दे दोगे, हेल्दी चिल्ड्रन दे दोगे, तो मैं उन्हें डॉक्टर भी बना सकता हूँ, जज भी बना सकता हूँ, दैट इज भिखारी भी बना सकता हूँ, और इवन थीफ चोर भी बना सकता हूँ। तो ये किसने बोला था? जेबी वॉटसन ने, हल ने, जंग ने, या फिर गुथरी ने? बताइए। सो स्टूडेंट, बात करें तो ये स्टेटमेंट दी गई थी जेबी वॉटसन के द्वारा, ओके, कि मुझे बच्चे दो, अच्छे हेल्दी बच्चे दो, तो मैं उन्हें मेरे प्रकार से जैसा मैं चाहता हूँ मैं वैसा बना सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें 14th क्वेश्चन की, द व्यू दैट एनीथिंग कैन बी टोट एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वॉज एक्सप्रेस्ड बाय। तो कुछ भी पढ़ाया जा सकता है किसी भी स्टेज पे, ऐसा कोई ऐसा स्पेसिफिक स्टेज नहीं होती, आप कभी भी पढ़ा सकते हो। तो ये जो व्यूज थे किसने दिए थे? पियाजे ने, ऑसबल ने, ब्रूनर ने, या फिर गैगने ने? बताइए। सो स्टूडेंट, बात करें, देखो इसमें लॉजिक लगाने वाली बात है। पियाजे की बात करें तो इनकी भी स्टेजेस थी, ऑसबल की भी स्टेजेस थी, और गैगने की भी स्टेजेस थी लर्निंग के लिए। ओके, बात करें तो ब्रूनर की कोई स्टेज नहीं थी, ब्रूनर ने कोई स्टेज स्पेसिफिक अपनी थ्योरी नहीं दी थी। तो ब्रूनर ही मानते थे कि कुछ भी पढ़ाया जा सकता है किसी भी स्टेज पर। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर? तो इनकरेक्ट पेयर कौन सा है? Sign theory of learning Tolman, field theory of learning Levin, social learning theory Bruner, trial and error theory of learning Thorndike? बताइए। So student, if we talk about correct answer, then option number C will be the correct. It is the social learning theory Bruner. तो ब्रूनर ने नहीं दी थी, किसने दी थी? बेंड्यूरा ने दी थी। ओके, एल्बर्ट बेंड्यूरा ने दी थी सोशल लर्निंग थ्योरी। और ब्रूनर की थ्योरी की बात करें तो उन्होंने कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी दी थी। ओके, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग दी थी। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, यहाँ पर आपको साइकोलॉजिकल थ्योरीज दी हुई है लिस्ट 1 में, और नेम ऑफ साइकोलॉजिस्ट दिए हुए हैं, आपको मैच करने हैं। थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, सोशल अर्जेस थ्योरी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी? बताइए कौन सी किसने दी थी, आपको ये बताना है। बताइए। सो स्टूडेंट, बात करें थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट, तो थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट दिया गया था मैकडूगल के द्वारा। ओके, बिल्कुल सही है। ड्राइव रिडक्शन की बात करें तो ये किसने दिया था? ड्राइव रिडक्शन दिया था होल ने। ओके, होल ने दी थी थ्योरी ड्राइव रिडक्शन की। सोशल अर्जेस थ्योरी की बात करें तो एडलर ने दी थी, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी की बात करें तो मैस्लो ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन कमीशन। 1964-66 में जो एजुकेशन कमीशन आया था उसकी रिपोर्ट का टाइटल क्या था? लर्निंग विदाउट बर्डन, एन एनलाइटेंड एंड ह्यूमन सोसाइटी, एजुकेशन एंड द पीपल ऑफ इंडिया, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट? सो स्टूडेंट, इफ यू टॉक अबाउट द आंसर कि टाइटल ऑफ रिपोर्ट क्या था, तो बात करें तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। इट इज एजुकेशन, सॉरी सी नहीं, डी विल बी द करेक्ट। इट इज द एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट इज द करेक्ट आंसर। और ये किसने दिया था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। साथ ही साथ किसने दी थी एजुकेशन कमीशन की ये जो कमीशन है, ओके, जिसका जो रिपोर्ट का नाम रखा गया था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बैलेंस्ड करिकुलम इज ऑल्सो नोन एज, बैलेंस करिकुलम को और क्या बोला जाता है? इंटीग्रेटेड करिकुलम, एक्सपीरियंस करिकुलम, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, और कोर करिकुलम? बताइए क्या बोला जाता है? बैलेंस करिकुलम, जहाँ पर हर चीज़ को आप इंक्लूड करके चल रहे हो, तो हर चीज़ मतलब वहाँ पर आप फिजिकल बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो भी, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ओके, मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल, तो हर चीज़ को जब आप यूज़ करके मतलब हर चीज़ को आप मिला करके चल रहे हो, तो वो क्या होगा? वो इंटीग्रेटेड करिकुलम होगा, है ना, कि आप सभी चीज़ों को उसमें समावेश कर रहे हो या फिर इंक्लूड कर रहे हो करिकुलम में। तो वही क्या है? वही बैलेंस्ड करिकुलम है। एक्सपीरियंस करिकुलम की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो साइकोमोटर डोमेन है उसका ज़्यादा इस्तेमाल होगा, साथ ही साथ एक्टिविटी सेंटर्ड में भी वही होगा। कोर करिकुलम में सिर्फ आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का इस्तेमाल होगा या फिर वो डेवलप होंगी। तो बैलेंस करिकुलम की बात करें तो वो इंटीग्रेटेड दैट इज बैलेंस करिकुलम, दैट इज द इंटीग्रेटेड करिकुलम। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज, इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है? टू अनकवर एंड मिनिमाइज बैरियर टू लर्निंग, to change attitudes, behavior, teaching methods, curricular and environments to meet the needs of all children, to promote constantly the local culture and content of various communities of the society, या फिर all of the above। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, सही आंसर। सो स्टूडेंट बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा इंक्लूसिव एजुकेशन का, सारे ही सही हैं, है ना, कि आप कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो लोकल कल्चर को और कंटेंट फ्रॉम वेरियस कम्युनिटी ऑफ सोसाइटी, तो ये भी सही है। मिनिमाइज करना बैरियर को, है ना, ये भी सही है। टू अनकवर एंड मिनिमाइज बैरियर टू लर्निंग, ओके। एटीट्यूड्स, बिहेवियर, टीचिंग मेथड, करिकुलर, तो वो सब ऐसे आप रखो जो हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हो, है ना, जो सभी बच्चों की नीड्स को कंप्लीट कर सके। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज द ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द वेदास टीच अस दैट, तो वेदा हमें क्या सिखाते हैं? वेद जो है, क्रिएशन इज विदाउट बिगनिंग, विदाउट एन एंड, क्रिएशन इज विदाउट बिगनिंग एंड विदाउट एंड, क्रिएशन इज डेफिनेट बिगनिंग एंड ऑल्सो एन एंड। बताइए वेद हमें क्या सिखाते हैं? सो स्टूडेंट बात करें तो वेद हमें सिखाते हैं कि जो भी चीज़ बनी है ना तो उसका कोई आप बोल सकते हो कि प्रमाण है कि कैसे बनी, कैसे नहीं बनी, और एंड कैसे होगा, कोई उसका कोई एंड है या नहीं है, तो उसके लिए भी उन्होंने नकारा है कि कोई एंड नहीं है किसी भी चीज़ के बनने का। अगर एक जो इंसान है जो वो मर जाता है तो उसकी आत्मा भी उसके साथ रहती है। तो क्रिएशन इज विदाउट बिगनिंग एंड विदाउट एंड, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, द टीचर हैज बीन ग्लोरिफाइड बाय द फ्रेज फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो टीचर को क्या बोला गया है? फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड, बिकॉज ही शी क्या है वो, has to play all these vital roles in the context of the society, transfuses the high value of humanity into young ones sitting in the classroom, is a great reformer and patriotic savior of a nation, या फिर all of the above। क्या लगता है आपको कौन सी इसमें से स्टेटमेंट सही होगी या फिर सारी सही होंगी, बताओ। सो स्टूडेंट टीचर को फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड क्यों माना है? बिकॉज वो ट्रांसफ्यूज करती है क्या, हाई वैल्यूज को, ह्यूमैनिटी ऑफ द ह्यूमैनिटी इनटू यंग वंस। ओके, जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर आप ह्यूमैनिटी की वैल्यूज डालो कि वो मानवता को समझें, लोगों की रिस्पेक्ट करें, इक्वालिटी को प्रमोट करें। ओके, जो भी बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं। नेक्स्ट इज द सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज, तो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है? ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ द सोसाइटी and analysis of sociological processes involved in the institutions of education, या फिर a science which studies primitive society। बताइए क्या है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन? सो स्टूडेंट बात करें सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है, एक एनालिसिस है, विश्लेषण करते हो आप सोशियोलॉजिकल प्रोसेस का जो भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हम बात करें कि मार्क्सिज्म की थ्योरी की बात करें, है ना, वो बोलते हैं कि जो हमारी एजुकेशन है वो इस गैप को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर रही है, इनइक्वालिटी को बढ़ा रही है। कैसे कि जो बड़े अच्छे घरों के लोग हैं वो इलीट स्कूल्स में जा रहे हैं, जो छोटे घरों के लोग हैं वो अभी भी गवर्नमेंट स्कूल में, या फिर उनको एजुकेशन की फैसिलिटी क्या, उन्हें तो कोई रिसोर्स ही नहीं मिल रहा है। सो बेसिकली वो सारी चीज़ें हम जब एजुकेशन में पढ़ते हैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को या प्रोसेस को, तो वो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन कहलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी will be the correct answer। Okay, next is who said education is man making? It is that by which character is formed, strength of mind is increased, intellect is expanded, and by which man can stand on his own feet, कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। तो ये किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, दयानंद सरस्वती ने, या फिर कोई भी नहीं? बताइए। बात करें स्टूडेंट तो मैन मेकिंग की जब बात आ जाती है, कैरेक्टर फॉर्मेशन की बात आ जाती है, तो वो बात की थी किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द व्यू ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजिस्ट ऑन कैरेक्टर एजुकेशन? तो चरित्र निर्माण की एजुकेशन पर, शिक्षा पर सोशियोलॉजिस्ट का क्या व्यू था? एजुकेशन सोशियोलॉजिस्ट का, कैरेक्टर एजुकेशन इज एक्सक्लूसिव प्रोविंस ऑफ द होम एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, character education is impossible without religious and denominational doctrine, character education is best handled by giving the target ready-made judgment, character education should involve the direct discussion of moral values। बताइए तो क्या सही है एजुकेशनल सोशियोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से, बताना है आपको।
सो स्टूडेंट बात करें तो एजुकेशन सोशियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि जो कैरेक्टर एजुकेशन है वो डायरेक्ट डिस्कशन इन्वॉल्व करती है, मतलब आप डायरेक्टली डिस्कशन करो मोरल इश्यूज के बारे में, ताकि बच्चों के अंदर ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें आ जाए। बच्चे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज जब बताएंगे तो उनको करेक्ट कर सकते हैं टीचर्स, या फिर उनको करेक्ट कर सकते हैं उनके जो एल्डर्स हैं, जो मोर नॉलेजेबल अदर्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्सोनॉमी ऑफ टीचर बिहेवियर इज डेवलप्ड बाय। तो टेक्सोनॉमी ऑफ टीचर बिहेवियर जो है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, मतलब कैसे होता है डेवलप? वर्कशॉप के द्वारा, रिफ्रेशर कोर्स के द्वारा, दैट इज आप बोल सकते हो सिमुलेटेड ट्रेनिंग के, या फिर माइक्रो टीचिंग के? बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट जो टैक्सोनॉमी है, मतलब जो टीचर है, टीचर का आप कैसे विकास कर सकते हो, वो कैसे हो सकता है? वो सिमुलेटेड ट्रेनिंग की मदद से, मतलब जब आप टीचर्स को ऐसा एनवायरनमेंट दोगे कि वो रियल में टीचिंग का एनवायरनमेंट लगेगा, कि वो पढ़ा तो रहे होंगे अपने क्लासमेट्स को, अपने पीयर मेट्स को, बट वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाएगा कि वो रियल क्लासरूम में है, बिल्कुल रियलिस्टिक व्यू दे दिया जाएगा। तो उससे टीचर अपनी स्किल्स को, अपनी टेक्सोनॉमी को क्या कर सकते हैं, अपने बिहेवियर को डेवलप कर सकते हैं, तो सिमुलेटेड ट्रेनिंग के साथ। ओके, द वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ करिकुलम, तो वेरियस कॉन्सेप्ट्स क्या है करिकुलम के? एक्सपीरियंस, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव, या फिर टीचिंग। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है इन कोड्स के को चूज करके। ओके, कोई 3 ऑप्शन सही होंगे, बताइए। सो स्टूडेंट करिकुलम में एक्सपीरियंस भी होता है, ओके, सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्टिव भी। टीचिंग इंक्लूड नहीं होता है करिकुलम में। तो आप फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज इन ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज लर्निंग एट वंस ओन पेस इज अ स्पेशल फीचर ऑफ, कि बच्चा खुद के पेस, मतलब खुद की क्षमता के अकॉर्डिंग पढ़ेगा, तो ये किसका फीचर है? टीचर सेंटर्ड मेथड, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड, लर्नर सेंटर्ड मेथड, या फिर एक्टिविटी सेंटर्ड मेथड? बताइए। सो स्टूडेंट अगर बच्चा खुद के पेस की, खुद की क्षमता के अकॉर्डिंग पढ़ेगा, तो मतलब वो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड है, जहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, अगर उन्हें कोई चीज़ नहीं आती है तो वो दोबारा से सीखेंगे, वो पीछे वाले स्टेप पे जाएंगे, जब उन्हें आ जाएगी फिर ही वो आगे बढ़ेंगे। तो बच्चा अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग पढ़ेगा वहाँ पर, ऐसा नहीं कि जो हाई लेवल के बच्चे उन्होंने जल्दी कर लिया तो सभी बच्चे आगे बढ़ जाएंगे। तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। Okay, next is according to 2011 census, the overall literacy rate in India is about। तो overall literacy rate क्या है? 64%, 72%, 74%, या फिर 82%? बताइए 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट, इट इज द 74% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज एजुकेशन एंड सोसाइटी आर टू म्यूचुअली सपोर्टिंग सिस्टम, है ना, दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इंटरकनेक्टेड भी हैं, दैट कैन नॉट थ्राइव इन द एब्सेंस ऑफ द अदर, कि मतलब अब एक कोई एबसेंट हो जाए तो वो अच्छे से जीवित नहीं रह पाएंगे, या फिर अच्छे से वो सारी चीज़ें फंक्शनल नहीं हो पाएंगी। तो क्या रीज़न है इसका? एजुकेशन सस्टेन सोसाइटी, प्रिजर्व्स कल्चर्स, ushers in new one and inculcate values. Education helps to do away with social divisions and produces leaders for governance. Education make people employable. Education modernize and makes society civil। बताइए क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस ये स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी दी हुई है कंफ्यूज करने के लिए। सो स्टूडेंट बताए, अगर हम बात करें तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि एजुकेशन सोसाइटी म्यूचुअली सपोर्टिंग और इंटरडिपेंडेंट या फिर इंटरकनेक्टेड है, तो इसका मतलब क्या है कि एजुकेशन जो है उसमें सोसाइटी भी आती है, सोसाइटी के प्रिंसिपल्स भी इंक्लूड है, कल्चर को प्रिजर्व करके चलते हैं हम, ओके, और इनकलकेट करते हैं वैल्यूज़ को, किसमें? हम सोसाइटी की वजह से, या फिर एजुकेशन में जो होती है वो सोसाइटी पे इम्प्लाई करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following thinkers said literacy itself is not education, literacy is only a means to education? कि लिटरेसी का मतलब एजुकेशन नहीं है, लिटरेसी एक तरीका है बस जिससे हम एजुकेशन ले सकते हैं। मतलब कोई बच्चा साक्षर हो गया, साक्षर इन द सेंस की उसने रीडिंग राइटिंग करना जान लिया, उसने अपने साइन करना जान लिया, वो समझ सकता है, पढ़ सकता है, ओके। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको एजुकेशन प्राप्त हो गई। लिटरेसी एक तरीका है बस जिससे हम एजुकेशन ले सकते हैं। तो शिक्षा का जो
आप इस स्टेटमेंट से बहुत आसानी से इम्प्लाई कर सकते हो इसका मीनिंग क्या है, क्या मीनिंग को इन्फर कर रहा है कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमें किताबी ज्ञान हो गया, हमें पेन पेपर करके और टेस्ट दे करके हम पास हो गए तो हमने शिक्षा प्राप्त कर ली। एजुकेशन हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए तैयार करता है, मतलब आपका मोरल डेवलपमेंट भी होता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होता है। ओके, हर तरह से आपका डेवलपमेंट होता है। तो वो किसने कहा था? जे कृष्णमूर्ति, स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो या फिर महात्मा गांधी जी? बताइए। सो स्टूडेंट, करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। इट इज द महात्मा गांधी जी के द्वारा कही गई थी ये स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट इज फिनोमिनोलॉजी इज अ मेथड बेसिकली यूज्ड इन। तो फिनोमिनोलॉजिकली जो मेथड है वो किस में यूज होता है? क्वांटिटेटिव रिसर्च में, क्वालिटेटिव रिसर्च में, मिक्स्ड रिसर्च में या फिर ऑल ऑफ द अबव में? सो स्टूडेंट, बात करें तो जो फिनोमिनोलॉजी है वो क्वालिटेटिव रिसर्च है। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च का ही एक मेथड है। ओके, नेक्स्ट इज द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इज एन एग्जांपल ऑफ। तो जब ये जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होती है किसका एग्जांपल है? स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी, कॉन्टेस्ट मोबिलिटी, कल्चरल मोबिलिटी या फिर जोग्राफिकल मोबिलिटी? किसका एग्जांपल हो सकता है ये? स्टूडेंट्स, अगर हम आंसर की तरफ चले तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। दैट इज अ स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी, की उनके लिए वो सीट्स जो है वो स्पॉन्सर कर दी गई है कि इन सीट्स के लिए बस यही स्पेसिफिक लोग जो हैं, यही स्पेसिफिक जो दैट इज आप बोल सकते हैं इंडिविजुअल है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो वो क्या है? स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। So student, next question, what are the uses of system analysis when applied to classroom instruction, okay, as a subsystem of the curriculum? तो क्या uses हैं system analysis के? It helps to design classroom instruction up differently. It helps to assess the effectiveness of the existing instructional design. It helps the teachers to verify results and get feedback. या फिर it helps as a novel method of reviewing classroom instruction. बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? आपको चूज करना है गिवन ऑप्शंस में से। सो स्टूडेंट, बात करें तो सिस्टम एनालिसिस जो है उसके यूजेस कि क्लासरूम इंस्ट्रक्शन को डिज़ाइन करने में हेल्प करता है अलग अलग तरह से, जो जैसे बच्चों की नीड्स है उनके अकॉर्डिंग। इट हेल्प्स टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शन। बिल्कुल सही बात है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। और इट हेल्प्स द टीचर्स टू वेरीफाई रिजल्ट्स एंड गेट फीडबैक। बिल्कुल सही बात। ओके, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इन ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज what is the important objective of the education planning? तो education planning का कौन सा important objective है? Plan development of education, development of employment, enhancement of income, eradication of poverty। तो education policy का important जो objective है वो क्या होगा? बताइए। सो स्टूडेंट, बात करें तो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की, तो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा प्लान डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। मतलब आप हर तरीके से डेवलपमेंट करना चाह रहे हो एजुकेशन सेक्टर में। ओके, तो इसका मतलब सिर्फ यही नहीं कि पॉवर्टी को इरेडिकेट करोगे, फिर इनकम तो होगी एनहेंस, और अगर एजुकेशन आएगी तो पॉवर्टी भी इरेडिकेट होगी, साथ के साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। तो इनका जो एक होलिस्टिक रूप है या फिर बड़ा रूप है वो ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज द प्लान डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। Okay, the option number A will be the correct answer. Next question. Aims of education are closely related to. Aims of education किससे related है? Idealism से, naturalism से, pragmatism से या फिर realism से? बताइए correct answer. सो स्टूडेंट, एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करें तो ये आइडियलिज्म से ज़्यादा रिलेटेड है, मतलब आइडियलिज्म से रिलेटेड है, क्योंकि आइडियलिज्म फिलोसफी हमें बताती है कि व्हाट शुड बी द एम्स ऑफ एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट इज द फर्स्ट कमिटी टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन विमेंस एजुकेशन। तो विमेन एजुकेशन पे पहली कमेटी कौन सी बनी थी इंडिपेंडेंस के बाद? डॉक्टर राधाकृष्ण कमीशन, मुदालिर कमीशन, श्री प्रकाश कमेटी या फिर दुर्गाबाई देशमुख कमेटी? बताइए। सो स्टूडेंट, अगर विमेन एजुकेशन की बात करें तो उसके लिए जो आए थे वो आई थी दुर्गाबाई, डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख कमेटी। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। अगर हम फर्स्ट कमेटी की बात करें एजुकेशन पर्सपेक्टिव से तो वो राधाकृष्ण कमीशन था, जिसको हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी। ओके, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, दैट इज दुर्गाबाई देशमुख कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज आर रेगुलेटेड बाय। तो कौन रेगुलेट करता है स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज को? स्पेशल एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन? बताइए कौन करता है।
बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज जो है वो हैंडल होते हैं रिहेबिलिटेशन आरसीआई काउंसिल ऑफ इंडिया से, मतलब आरसीआई से या फिर रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग डिसेबिलिटी इज रिलेटेड टू, लर्निंग डिसेबिलिटी किससे रिलेटेड है? पूर एनवायरमेंट, मेंटल रिटार्डेशन, इमोशनल डिस्टर्बेंस या फिर परसेप्चुअल प्रॉब्लम से। तो जो भी लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है जैसे डिसलैक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, है ना, तो एडीएचडी, तो ये बेसिकली किसकी वजह से होती है, क्या रीज़न होता है इसका? तो स्टूडेंट्स ये नहीं बोल सकते कि पूरा एनवायरनमेंट है, ना ही मेंटल रिटार्डेशन होती है उनको, ना ही इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, बल्कि उनके अंदर ही उनको ये लगता है, मतलब उनकी परसेप्शन पे बेस्ड होती है, परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, तो उनकी जो सेंसरी जो दैट इज ऑर्गन्स है बेसिकली, उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो अच्छे से दैट इज उनको डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाती है। तो ये परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स होती है, मतलब परसेप्शन बेस्ड होती हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज टीचिंग ऑफ फ्रोबेल ग्रू आउट ऑफ हिज बिलीफ दैट, तो फ्रोबेल का क्या बिलीफ था, है ना? तो एम्स ऑफ एजुकेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल मीनिंग लाइज बिहाइंड द फिनोमिनन, द मेथड ऑफ एजुकेशन शुड बी सेल्फ एक्टिविटी या फिर ऑल ऑफ द अबव, बताइए। सो स्टूडेंट, अगर फ्रोबेल की बात करें, फ्रेडरिक फ्रोबेल की, तो इनका बिलीव था कि एजुकेशन जो है, उनका एम ऑफ एजुकेशन जो है उसका सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, स्पिरिचुअल मीनिंग लाइज बिहाइंड द फिनोमिना, कि जो भी हम चीज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ हो रही है उसके पीछे कोई ना कोई स्पिरिचुअल मीनिंग जुड़ा है, साथ के साथ मेथड ऑफ एजुकेशन जो है वो सेल्फ एक्टिविटी होनी चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज टू एडुकेट अकॉर्डिंग टू नेचर मीन्स, तो नेचर के अकॉर्डिंग पढ़ाना का क्या मतलब है? To return to natural as opposed to the artificial in life, to educate according to the natural laws of human development, to study natural laws and apply them to educational process, या फिर all of the above are correct। सारी ही चीज़ें करेक्ट है, बताइए, सारे ही ऑप्शन करेक्ट है, क्या क्या होगा करेक्ट आंसर? सो स्टूडेंट, नेचर का मतलब क्या है कि आप बच्चों को नेचुरल चीज़ों की तरफ, नेचुरल चीज़ों से पढ़ाना, कि आर्टिफिशियल लाइफ के अकॉर्डिंग नेचुरल लॉज और लॉज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को यूज़ करो पढ़ाने के लिए, साथ ही साथ नेचुरल लॉज और दैट इज़ एजुकेशनल प्रोसेसेस को यूज़ करो, अप्लाई करो एजुकेशन प्रोसेसेस में। तो सभी ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट होंगे, दैट इज इन ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज लाइफ स्किल एजुकेशन इज नीडेड to adopt to one's own culture, to enhance vocational efficiency, to promote cultural integration या फिर to deal with the challenges in life effectively। तो लाइफ स्किल एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, बताइए। सो स्टूडेंट, लाइफ स्किल एजुकेशन की बात करें तो वो हमारे जो डे टू डे लाइफ या फिर लाइफ में जो चैलेंजेस होते हैं, लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती है, उनको आप कैसे इफेक्टिवली डील कर सकते हो, उसके लिए आपको सिखाई जाती है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज पेडागोजी ऑफ ओप्रेस्ड इज ऑथर्ड बाय, तो पेडागोजी ऑफ ओप्रेस्ड जो है किसके द्वारा दी गई थी? पॉल फ्रेरी के द्वारा, बर्ट्रैंड रसल के द्वारा, जे कृष्णमूर्ति या फिर जॉन डीवी के द्वारा, बताइए किसके द्वारा दी गई थी? सो स्टूडेंट, ऑपरेस्ट जो पेडागोजी थी वो पॉल फ्रेरे के द्वारा, जिसको पेडागोजिकल दैट इज ओप्रेस्ड पेडागोजी जो है वो पॉल फ्रेरे का उसमें नाम आता है कि उन्होंने इसके बारे में बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन ए सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी हेल्प्स टू, तो एजुकेशन एक सब सिस्टम है सोसाइटी का, किस में हेल्प करता है? केटर्स टू द नीड्स ऑफ नॉलेज सोसाइटी, प्रिजर्व द सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, ट्रांसफॉर्म सोसाइटी थ्रू साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, ऑल ऑफ द अबव, क्या होगा करेक्ट आंसर? सो स्टूडेंट, एजुकेशन एक सब सिस्टम है सोसाइटी का, तो मतलब वो हमें नॉलेज सोसाइटी में भी हेल्प करता है, हमारी जो नीड्स हैं उसके लिए भी हेल्प करता है, साथ के साथ हम कैसे अपने कस्टम्स और ट्रेडिशन को प्रिजर्व करके चल सकते हैं उसके लिए भी, और ट्रांसफॉर्म करता है सोसाइटी को साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के थ्रू। ओके, तो ऑल ऑफ द अबव, दैट इज इन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। Next is in a socialist economy that the aim of education curricula and methods of teaching are determined by, तो किसके द्वारा डिटरमाइन करे जाते हैं? वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के, मार्केट फोर्सेस के, डेमोक्रेटिक आइडल्स, सेक्युलरिज्म, मॉडर्नाइजेशन, सोशल रिफॉर्म्स एंड नेशनल डेवलपमेंट, एस्पिरेशन ऑफ प्राइवेट स्टेक होल्डर्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, बताइए।
सो स्टूडेंट्स, इन सोशलिस्ट इकोनॉमी एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, मेथड्स ऑफ टीचिंग जो है वो डिटरमाइन करे जाते हैं सबसे पहले वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, बिल्कुल सही बात है। मार्केट फोर्सेस नहीं होगा, मार्केट फोर्सेस के द्वारा नहीं। डेमोक्रेटिक आइडल, सेक्युलरिज्म, मॉडर्नाइजेशन के बेस पे बिल्कुल सही है। सोशल रिफॉर्म्स एंड नेशनल डेवलपमेंट के बेस पे ये भी बिल्कुल सही है। ओके, तो एस्पिरेशन ऑफ प्राइवेट स्टेक होल्डर, तो ये नहीं होगा कि एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सही, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 or third and fourth. So first, third and fourth are the correct. That is the option number B is the correct answer. Okay, so B option is the correct. That is the first, third or fourth only. Next question. Given below are two statement. One is labeled as assertion and other is labeled as reason. तो आपको बताना है क्या रीजन सही है assertion का जो पॉइंट है वो उससे। टीचर मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ फंडामेंटल रिफॉर्म इन एजुकेशन सिस्टम। इसका रीजन दिया हुआ टीचर शेप द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ नेशन इकोनॉमी, की वो मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन है उसकी नेशन इकोनॉमी को सुधारेगी या फिर उसको अच्छा आकार देगी। ओके, उसको शेप करेगी। तो क्या असर्शन और रीजन सही है, साथ के साथ रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, एक ही सही है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट, ए इज नॉट करेक्ट, आर इज करेक्ट, बताइए। सो स्टूडेंट, बिल्कुल सही बात है कि टीचर अगर सेंटर में रखोगे, टीचर अगर सेंटर में है फंडामेंटल रिफॉर्म्स में एजुकेशन में, तो ऑब्वियसली वो शेप करेगी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ नेशन इकोनॉमी को। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। ओके, तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज डी स्कूलिंग सोसाइटी इज रिटन बाय, किसने लिखी थी, इवान लिच ने, जेरोम के ब्रूनर, डेविड हार्टले या फिर रॉबर्ट शर्मन के द्वारा। बात करें डी स्कूलिंग सोसाइटी की तो वो इवान लिच के द्वारा दिया गया था, जिसमें इन्होंने बोला था कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो बिल्डिंग्स हैं, इन सब के खिलाफ थे और उन्होंने बोला था कि बच्चों के घर से है ना और सोसाइटी से बच्चे, कम्युनिटी से बच्चे सीखे, ना कि सिर्फ ये इंस्टीट्यूशंस में पढ़ करके। तो डी स्कूलिंग सोसाइटी के बारे में बात करी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी में सपोर्ट दिस स्टेटमेंट, teacher should encourage that student to discover their own connection between seemingly discrete information using different means, example twitters, wikis, blogs and open educational resources। तो मतलब ये कौन सी थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है, कॉग्निटिविस्ट को, कंस्ट्रक्टिविस्ट को, कनेक्टिविज्म को या फिर ह्यूमनिस्टिक को, बताइए। सो स्टूडेंट, टीचर कनेक्शन क्रिएट करेगा, मतलब डिस्कवर करेगा, एनकरेज करेगा स्टूडेंट को कि वो कनेक्शंस बनाए, किसमें, डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन में, डिफरेंट मीनिंग की, डिफरेंट जगह से, है ना। ट्विटर पे से देखिए कोई इन्फॉर्मेशन, फिर विकी पे देखिए, तो कौन सा सही है, वो एक तरह से कनेक्शन बनाने के लिए। तो अगर कनेक्शन आ गया, इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द कनेक्टिविज्म से रिलेटेड है ये। ओके, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज WBL स्टैंड्स फॉर, WBL का मतलब क्या है, वाइड बेस्ड लर्निंग, वेब बेस्ड लर्निंग, वेब बेस्ड लर्निंग या फिर वेब बेस्ड लिसनिंग, बताइए। सो स्टूडेंट, इफ यू टॉक अबाउट द आंसर, दैट इज वेब बेस्ड लर्निंग है WBL का करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज वेब बेस्ड लर्निंग ही लगाया है ना, हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट इज who of the following that is developed the concept of behavior shaping through the use of principle of successive approximation। तो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन के प्रिंसिपल के बेस्ड पे कौन सा जो एक बोल सकते हो कि फिलोसोफर, सॉरी साइकोलॉजिस्ट था जिसने बिहेवियर को शेप करने के लिए इसको यूज करा था, थॉर्नडाइक, वॉटसन, स्किनर और पियाजे, बताइए। सो स्टूडेंट, अगर हम देखें आंसर तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट, जैसे BF स्किनर के द्वारा दिया गया था, क्या, प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डाइट वॉज अ रिजल्ट वन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ, डाइट की फुल फॉर्म आपको मुझे बतानी है। तो डाइट किसके रिकमेंडेशन पे एस्टेब्लिश हुए थे, बताइए। आप इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करिए। स्टूडेंट्स, डाइट की बात करें तो वो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में रिकमेंड किए गए थे, ताकि किसको ट्रेनिंग मिल सके, है ना, मतलब ट्रेनिंग्स मिल सके टीचर्स को। ओके ओके, तो आपको मुझे फुल फॉर्म बतानी है इसकी, डाइट की। नेक्स्ट इज इन सांख्य फिलोसफी इवोल्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी अ, तो इवोल्यूशन का मतलब क्या है सांख्य फिलोसफी के अकॉर्डिंग, टेलियोलॉजिकल प्रोसेस, लीनियर प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस या फिर नोवल चेंज, बताइए। इवोल्यूशन क्या है सांख्य फिलोसफी के अकॉर्डिंग। सो स्टूडेंट, अगर हम सांख्य फिलोसफी के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन को देखते हैं, ये टेलियोलॉजिकल प्रोसेस है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ह्यूमन नीड्स एज फॉर्मुलेटेड इन मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड। तो करेक्ट ऑर्डर लगाना है अकॉर्डिंग टू एब्राहम मैस्लो की हायरार्की नीड्स के अकॉर्डिंग। ओके, पहले कौन सी आएगी फिर दूसरे पे कौन सी आएगी, तो आपको ये चूज करना है इन ऑप्शंस में से, इनको देख करके बताइए सबसे पहले कौन सी नीड आती है। सबसे पहले आपको क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। सो स्टूडेंट सबसे पहले हमारी होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, मतलब रोटी कपड़ा मकान एटलीस्ट ये तो हो, है ना। उसके बाद हम देखते हैं अपनी सेफ्टी नीड्स के बारे में। ओके, फिर हम देखते हैं अपने लव एंड बिलोंगिंग नीड्स के बारे में। आफ्टर दैट हम एस्टीम नीड्स को देखते हैं और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती है, मतलब फोर्थ जो है वो लास्ट होगा। तो ये जो होगा फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट फिजियोलॉजिकल नीड, तो फर्स्ट पे ये आएगा। सेकंड होगा हमारी सेफ्टी नीड्स, दैट इज सेकंड, है ना। तो फर्स्ट सेकंड कहाँ पर है, सॉरी थर्ड एंड फर्स्ट। थर्ड एंड फर्स्ट कहाँ पर है स्टूडेंट्स, एक ही ऑप्शन में, दैट इज इन ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट, इट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is not true। आपको not true बतानी है। a phenomenon which can either be presented nor be manipulated by researcher but had occurred in the past is a subject of historical research। ये जो past में हो चुका है वो क्या है, वो historical research का part है। okay, next is to study the phenomena of the researcher, phenomenon of researcher as it where status is सब्जेक्ट टू डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एज इट वेयर, क्या ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से रिलेटेड है। मैनिपुलेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज अ की ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी, क्या ये गलत है। अ स्टडी विच स्टडी concomitant variation of independent and dependent variable without being manipulated by researcher is an ex post facto research। क्या होगा करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स बताइए। सो स्टूडेंट मैनिपुलेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता। आप मैनिपुलेट किसको करते हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को करते हो। ओके, ना कि डिपेंडेंट वेरिएबल को। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट, क्योंकि इधर आपसे ट्रू ही, सॉरी नॉट ट्रू ही पूछा है। नेक्स्ट इज अ रिसर्चर हैज डिसाइडेड टू टेस्ट हिज हाइपोथेसिस एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इसका क्या मतलब है कि उसको कौन सा, उसके मतलब कौन सा एरर होने की चांसेस है। टाइप 1 एरर, टाइप सेकेंड एरर, बोथ टाइप 1 टाइप 2, और that is neither A neither B nor B बताइए। सो स्टूडेंट इफ यू टॉक अबाउट अगर 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है कि उसके उससे गलती होने के चांसेस बस थोड़े से ही है, 0.05 है, तो इसका मतलब उसको उससे कोई भी एरर हो सकता है। ऐसा नहीं दर्शाता है कि ये सिर्फ एक ही एरर होगा, कि वो जो टाइप 1 एरर बेसिकली क्या होता है, हम नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, और उसमें जब टेस्ट करते हैं तो सबसे पहले जब नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना होता है बट हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं, है ना। एक्सेप्ट करने की जगह रिजेक्ट कर देते हैं, तो इसका मतलब टाइप 1 एरर हो जाता है। बट जब नल हाइपोथेसिस को हमें रिजेक्ट करना होता है बट हम एक्सेप्ट कर लेते हैं नल हाइपोथेसिस को, तो वो टाइप सेकेंड एरर हो जाता है। तो 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में कोई भी एरर होने की संभावना है, बोथ टाइप 1 एंड टाइप सेकेंड। okay, so C option is the correct। next is which one of the following educational system supports scientific progress। तो scientific progress को कौन सपोर्ट करता है, आइडियलिस्टिक एजुकेशन, रियलिस्टिक एजुकेशन, नेचुरलिस्टिक एजुकेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव बताइए। सो स्टूडेंट साइंटिफिक प्रोग्रेस की बात करें तो रियलिस्टिक एजुकेशन जो है वो हेल्प करता है, रियलिस्टिक एजुकेशन सपोर्ट करता है साइंटिफिक प्रोग्रेस को। आइडियलिस्ट की बात करें तो स्पिरिचुअल एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करता है, नेचुरलिज्म की नेचर से रिलेटेड चीज़ों को फोकस करता है। ओके, तो रियलिस्टिक एजुकेशन जो है वो सपोर्ट करता है साइंटिफिक प्रोग्रेस को। नेक्स्ट इज हु हैड सजेस्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन। तो इंटीग्रल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, गांधी जी, टैगोर, विवेकानंद, या फिर ऑरबिंदो बताइए। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द ऑरबिंदो, है ना। ऑरबिंदो के द्वारा कहा गया था कि इंटीग्रल एजुकेशन होना चाहिए, मतलब जहाँ पर आप स्पिरिचुअल एजुकेशन के बारे में भी पढ़ाओ, साथ ही साथ आप साइंटिफिक आउटलुक के बारे में भी पढ़ाओ, है ना। तो हर चीज़ों के बारे में पढ़ाओ ताकि बच्चे अपना जो कल्चर है उसको भी ना भूले, साथ ही साथ वो नई चीज़ों को भी अडेप्ट कर सके। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ पीपल बेस्ड ऑन देयर सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस के बेस पे अगर किसी इंसान मतलब इंसानों का डिवीजन करेंगे तो उसे क्या बोला जाएगा, सोशल ग्रुप, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल मोबिलिटी, सोशल कोहेजन बताइए। सो स्टूडेंट इफ यू टॉक अबाउट आंसर देन ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट, इट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। जब आप डिवाइड कर देते हो लोगों को स्टेटस के बेस पे, है ना, कि ये रिच है,
ये पुअर है, ये मिडिल क्लास है ना। तो ये सारी चीज़ें जब हम डिवाइड कर देते हैं, स्ट्रेटिफाई कर देते हैं, मतलब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, स्तरीकरण कर देते हैं, हायरार्की के और बेस पे हम उन्हें डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज pragmatism professors for dash as a school of philosophy। ओके, तो मतलब क्या माना है इन्होंने, आइडिया, एक्शन, रियलिटी या फिर प्रोग्राम, बताइए pragmatism के अकॉर्डिंग। सो स्टूडेंट pragmatism मानते हैं कि एक्शन से ही आप क्या कर सकते हो, मतलब जब आप लर्निंग बाय डूइंग करके सिखाओगे तभी आप बच्चों को सिखा सकते हो। तो एक्शन को इन्होंने माना है सर्वोपरि। ओके, मार्क्सिज्म डज नॉट बिलीव इन, किस पे बिलीव नहीं करते हैं, एजुकेशन फॉर प्रोडक्टिविटी पे, रिलीजियस एजुकेशन पे, एजुकेशन फॉर इक्वालिटी एंड इक्विटी पे, या फिर मास एजुकेशन पे, किस पे बिलीव नहीं करते हैं। सो स्टूडेंट ही डू नॉट बिलीव इन रिलीजियस एजुकेशन, कि आप रिलीजियस एजुकेशन दो, धार्मिक शिक्षा दो, तो इस पे बिलीव नहीं करते हैं कौन, मार्क्सिज्म। ओके, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू फ्रूट सुपर ईगो इज प्रॉपरली डेवलप ड्यूरिंग, तो सुपर ईगो कब डेवलप होता है, लेटेंसी पीरियड, एनल पीरियड, फैलिक पीरियड या फिर नन ऑफ दीज, बताइए। सो स्टूडेंट इफ यू टॉक अबाउट करेक्ट आंसर, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, है ना। लेटेंसी पीरियड में बच्चे के अंदर क्या होता है, सुपर ईगो डेवलप होता है ना, क्या होता है, सुपर ईगो डेवलप। नेक्स्ट इज रिसर्चर इज जनरली एक्सपेक्टेड टू, रिसर्चर से क्या एक्सपेक्ट करा जाता है, स्टडी द एग्जिस्टिंग लिटरेचर इन द फील्ड, जनरेट न्यू प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज, सिंथेसाइज द आइडियाज गिवन बाय अदर्स, ऑल ऑफ द अबव, बताइए। तो ये करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट सभी आंसर सही होंगे, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। ओके, तो मतलब स्टडी करना एग्जिस्टिंग लिटरेचर को उसकी फील्ड में, न्यू प्रिंसिपल्स और थ्योरी जनरेट करना, साथ के साथ सिंथेसाइज करना आइडियाज को जो दूसरे लोगों ने दिए हैं। ओके, ताकि वो देख सके कि क्या उसमें और बेटर हो सकता है, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, अरेंज दैम इन करेक्ट सीक्वेंस। तो एजुकेशनल रिसर्च में स्टेप्स होते हैं, आपको अरेंज करने हैं करेक्ट सीक्वेंस में। कलेक्शन ऑफ डेटा, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, सेलेक्टिंग द प्रॉब्लम, मेथड, प्रोसीजर, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, रिपोर्टिंग द रिजल्ट, बताइए पहले कौन सा आएगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ और फिर सिक्स्थ, बताइए। एजुकेशन रिसर्च कैसे होती है, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं सेलेक्टिंग द प्रॉब्लम, मतलब थर्ड ऑप्शन जो है वो फर्स्ट आएगा पहले नंबर पे, तो बी जो होगा वो तो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो चुका है। ओके, उसके बाद जब सेलेक्ट कर लेते हैं प्रॉब्लम को, उसके बाद क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, है ना, कि क्या मतलब हमने प्रॉब्लम तो सेलेक्ट कर लिया, अब क्या ऑब्जेक्टिव है उसको करने के, तो हम वो चीज़ दर्शाते हैं, तो सेकंड आएगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हम मेथड एंड प्रोसीजर देखते हैं कि क्या मेथड एंड प्रोसीजर होगा। उसके बाद हम चूज करते हैं क्या, कलेक्शन ऑफ डेटा, अब कैसे हम उसे डेटा को कलेक्ट करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑप्शन। फिर हम क्या करते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा एंड आफ्टर दैट रिपोर्टिंग द रिजल्ट। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, फिफ्थ, सिक्स्थ। ओके, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। Next is when a researcher checks the genuineness and authenticity of the source material is known as, क्या बोला जाएगा, जब genuineness और authenticity जब एक रिसर्चर को चेक करनी है तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी, कॉन्करेंट वैलिडिटी या फिर इंटरनल कंसिस्टेंसी। सो स्टूडेंट जब हमें जेन्युइननेस और ऑथेंटिसिटी चेक करनी है तो मतलब क्या होगा, हम एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, है ना, मतलब एक्सटर्नली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट, 63 का बी। नेक्स्ट इज काई स्क्वायर टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, काई स्क्वायर टेस्ट किसके एग्जाम्पल है, पैरामीट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट या फिर सर्वे टेस्ट, बताइए। काई स्क्वायर टेस्ट बेसिकली नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का एग्जाम्पल है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज मोबिलिटी एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग इज यूजुअली लिंक्ड विद, तो मोबिलिटी और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग किससे लिंक है, स्टूडेंट विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, स्टूडेंट विद मेंटल रिटार्डेशन, स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट, स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी, बताइए। सो स्टूडेंट इफ यू टॉक अबाउट मोबिलिटी एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, तो विजुअल इम्पेयरमेंट से रिलेटेड है ना, जो विजुअली इम्पेयर हैं बच्चे उनके लिए ज़्यादा यूजफुल होती है मोबिलिटी एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। Next is a face-to-face informal interaction is considered as the best technique for collecting information about the subject. How? कैसे? It helps
to go first hand information about the subject. It is very easy to organize and conduct an interview with the subject. Interview can be videographed. It is flexible and make the subject comfortable. मतलब एक फेस टू फेस या फिर इनफॉर्मल इंटरेक्शन होती है, वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है जब हम एक किसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट से, मतलब हमारे सैम्पल से भी बोल सकते हो। बताइए। सो स्टूडेंट, बिल्कुल सही बात है कि ये हेल्प करता है हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट लेने में, ना, कि जब हम उसके पास जाकर के ही इंफॉर्मेशन लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी होगी, वो ज़्यादा बेटर होगी हमारी रिसर्च के लिए। ओके, नेक्स्ट इज, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, हु वन ऑफ द फॉलोइंग thinkers has been described as idealist in aims, naturalistic in content and pragmatist in method। तो किसने बोला ये? स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी जी या फिर श्री अरबिंदो? बताइए। सो स्टूडेंट, आइडियलिस्ट इन एम्स होनी चाहिए, मतलब हमारे एम्स में आइडियलिस्ट फिलोसफी होनी चाहिए, कंटेंट में हमारे नेचुरलिज्म होना चाहिए, और मेथड्स जैसे पढ़ाने हैं उसमें प्रैग्मेटिज्म हो। तो ये बोला गया है किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया है। ओके, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन गैग्नेस हायरार्की ऑफ लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग टाइप विल फॉर्म पार्ट ऑफ चेन लर्निंग? तो कौन सा जो लर्निंग टाइप है वो चेन लर्निंग का एक पार्ट बनेगा? कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, रूल लर्निंग या फिर सिग्नल लर्निंग? बताइए। सो स्टूडेंट, अगर हम बात करें तो गैग्ने हायरार्की ऑफ लर्निंग में लर्निंग टाइप जो है, लर्निंग टाइप विल फॉर्म पार्ट ऑफ चेन लर्निंग, तो वो क्या होगा? सिग्नल लर्निंग। दैट इज द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। So student, next question, which of the following is not included in ethnographic contribution to research? तो ethnographic contribution of research में कौन सा include नहीं है? Exploratory and discovery oriented approach, generalizability to different settings and populations, preponderance of evidence of many case studies, evaluation of research through formative method? बताइए। सो स्टूडेंट, अगर हम बात करें तो एथनोग्राफिक कंट्रीब्यूशन ऑफ रिसर्च में आप जनरलाइजेबिलिटी नहीं कर सकते हो कि अगर आपने ट्राइबल एक स्पेसिफिक ट्राइबल ग्रुप पे स्टडी करी है, एक स्पेसिफिक ट्राइबल ग्रुप के कल्चर पे स्टडी करी है, तो आप उसको दूसरे ट्राइबल ग्रुप पे या फिर दूसरे किसी इंडिविजुअल बीइंग पे या फिर सोसाइटी पे नहीं जनरलाइज कर सकते हो। ओके, तो यही एक बोल सकते हो कि इंक्लूड नहीं होता है एथनोग्राफिक स्टडी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेट थ्योरी? तो ट्रेट थ्योरी की कौन सा एग्जाम्पल है? फ्राइड साइकोएनालिटिक थ्योरी, अल्पोर्ट थ्योरी ऑफ पर्सनल डिस्पोजिशन, एडलर थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी या फिर कर्ट लेवेनफील्ड थ्योरी? बताइए। सो स्टूडेंट, बात करें तो ट्रेड थ्योरी का एग्जाम्पल क्या है? अल्पोर्ट थ्योरी ऑफ पर्सनल डिस्पोजिशन, है ना, उन्होंने ट्रेड थ्योरी दी थी। नेक्स्ट इज, इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेज फॉर वोकेशनल गाइडेंस? तो वोकेशनल गाइडेंस के लिए सबसे अप्रोप्रिएट स्टेज कौन सी होती है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में? किंडरगार्टन, एलिमेंट्री स्टेज, अपर प्राइमरी या फिर सीनियर सेकेंडरी? बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, इफ यू टॉक अबाउट आंसर देन ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी विल बी द करेक्ट, है ना। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में माना जाता है कि बच्चे जब सीनियर सेकेंडरी स्टेज में आ जाएंगे 11-12 में, उसके बाद उस टाइम पे हम उन्हें वोकेशनल गाइडेंस दे सकते हैं। उससे पहले बच्चे तैयार नहीं होते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयमेंट एरियाज के अकॉर्डिंग पर सब्जेक्ट्स को पढ़ें, है ना। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ समेटिव टेस्ट इज टू? समेटिव टेस्ट का क्या पर्पस होता है? प्रोवाइड एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटिवेशन लर्नर ऑफ मोटिवेशन लेवल ऑफ लर्नर, indicate the extent of accomplishment of learners in terms of learning goals, such as the scope of needed remedial teaching। तो remedial teaching तो बेसिकली इसमें नहीं दी जाती है। कंपैरिजन ऑफ लर्नर्स होता है, तो ये भी नहीं पर्पस है। तो अगर हम पर्पस की बात करें स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट, कि ये हमें बताता है कि बच्चे ने किस एक्सटेंट तक अपने लर्निंग गोल्स को अचीव कर लिया है ना, कितना उसने पढ़ा है जिसके अकॉर्डिंग उसके मार्क्स आए हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? का एलिमेंट नहीं है। रिगार्ड फॉर डाइवर्सिटी, स्पेशल क्लास प्लेसमेंट, जीरो रिजेक्शन या फिर कोलैबोरेशन? बताइए। सो स्टूडेंट, बात करें तो इंक्लूसिव एजुकेशन का एलिमेंट क्या नहीं है? स्पेशल क्लास प्लेसमेंट। क्या आप स्पेशल क्लास दो बच्चों को? नहीं, आप बच्चों को उधर ही पढ़ाओ जहाँ पे सब बच्चे पढ़ रहे हैं, हर तरह के बच्चों को एक ही क्लास में आपको पढ़ाना है। ओके, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है? न्यूरोमस्कुलर डिजीज प्रेजेंटिंग एज वीकनिंग ऑफ मसल्स, डीजनरेटिव न्यूरोमस्कुलर डिजीज है, न्यूरल ट्यूब कोज्ड बाय फेलियर ऑफ स्पाइनल कॉलम या फिर ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी? बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर।
सो स्टूडेंट, मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या है? न्यूरोमस्कुलर डिजीज है जो आपकी मसल्स को वीक कर देता है ना, वीकनिंग ऑफ मसल्स हो जाती है इसमें, मतलब आपकी जो मसल्स है वो कमजोर हो जाती हैं. सो व्हेन कंडक्टिंग एन एनोवा, एफ रेशियो विल ऑलवेज फॉल विद इन द रेंज. तो जब हम एनोवा कंडक्ट करते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, तो एफ रेशियो जो है वो कौन से रेंज में फॉल करते हैं? हमेशा बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी, बिटवीन 0 एंड 1, बिटवीन नेगेटिव इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का साइन, ओके, और बिटवीन 1 टू इन्फिनिटी. बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? सो स्टूडेंट, एफ रेशियो जो होगी वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में होगी, ओके, बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी. तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76. लर्निंग इज बेस्ट डिफाइंड एज. तो लर्निंग को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? अ टेम्पररी बिहेवियरल चेंज ड्यू टू फटीग, a relative permanent change in behavior due to experience, a sudden insight without practice, acquisition of knowledge through heredity. बताइए लर्निंग को कैसे आप डिफाइन कर सकते हो? सो स्टूडेंट, लर्निंग क्या है? एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है बिहेवियर में जो हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, ओके. तो बेस्ट डेफिनेशन यही है, लर्निंग इज द रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू अवर एक्सपीरियंस, ओके. तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट. नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट लर्निंग. तो लर्निंग के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? लर्निंग इज गोल डायरेक्टेड, लर्निंग ऑलवेज रिक्वायर रीइंफोर्समेंट, लर्निंग इन्वॉल्व्स मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, या फिर लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैचुरेशन. बताइए. सो स्टूडेंट, लर्निंग को हमेशा आपकी री चाहिए होती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि री हो तभी आप लर्निंग करोगे, पनिशमेंट से भी आप कर सकते हो, है ना. तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट, कि नोट ट्रू आपसे पूछा है तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग डिपेंड्स अपॉन मोटिवेशन. इसमें ये असर्शन दिया है और रीजन दिया है, मोटिवेशन प्रोवाइड एनर्जी एंड डायरेक्शन टू द लर्निंग प्रोसेस. तो लर्निंग जो है वो मोटिवेशन पे डिपेंड है, क्योंकि मोटिवेशन जो है वो आपको एनर्जी और डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि कहाँ पर आपको किस दिशा में जाना है और कैसे आपको पढ़ना है. तो ए एंड आर, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की. ए एंड आर ट्रू है बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू. क्या होगा करेक्ट आंसर? So student, if we talk about answer, then the option number क्या होगा? A will be the correct. It is both A and R are true and R is the correct explanation of A. क्योंकि ये बहुत अच्छे से डिफाइन करा गया है कि मोटिवेशन आपकी एनर्जी और आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से जो लर्निंग है वो आपकी मोटिवेशन पे डिपेंड है, ओके. ए इज द करेक्ट. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच. तो मिसमैच कौन से हैं? लर्निंग एक्सपीरियंस, ग्रोथ मैचुरेशन, इंस्टिंक्ट लर्निंग, कंडीशनिंग एसोसिएशन. बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? सो स्टूडेंट, इफ यू टॉक अबाउट आंसर, देन द ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट. इट इज इंस्टिंक्ट, है ना. इंस्टिंक्ट जो है वो लर्निंग से नहीं होते, वो इनेट होते हैं, मतलब आपके अंदर पहले से ही होते हैं, ओके. तो वो लर्निंग से नहीं होते. और बाकी की स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो 79 का जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा. नेक्स्ट इज, इफ अ स्टूडेंट लर्न्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बाय रिपीटेडली प्रैक्टिसिंग सिमिलर प्रॉब्लम, दिस रिफ्लेक्ट. तो एक जो बच्चा है वो क्या कर रहा है? लर्न कर रहा है कि कैसे उसे मैथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, रिपीटेडली उसकी प्रैक्टिस करके सिमिलर प्रॉब्लम को. तो वो क्या कर रहा है? ट्रायल एंड एरर लर्निंग, इनसाइट लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, या फिर कॉग्निटिव मैपिंग. बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? एकदम पानी पी लें. सो स्टूडेंट, इफ यू टॉक अबाउट आंसर, देन अ लर्नर जो है वो प्रैक्टिस कर रहा है क्या? मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को रिपीटेडली, है ना, सिमिलर प्रॉब्लम के साथ. तो वो ट्रायल एंड एरर लर्निंग कर रहा है ना, वो सीख रहा है बार बार करके ना, रिपीट करके. तो वो ट्रायल एंड एरर लर्निंग कर रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट. नेक्स्ट इज पैवलोव एक्सपेरिमेंट द कंडीशनड रिस्पॉन्स सी आर वॉज. तो पैवलोव का जो एक्सपेरिमेंट था, तो उसमें जो डॉग पर था बेसिकली, उसमें कंडीशनल रिस्पॉन्स क्या था? साउंड ऑफ बेल, सेलिब्रेशन टू फूड, सेलिब्रेशन टू बेल, या फिर एसोसिएशन बिटवीन बेल एंड फूड. बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? सो स्टूडेंट, इफ यू टॉक अबाउट आंसर, देन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट. दैट इज सेलिब्रेशन टू बेल. कि कंडीशन रिस्पॉन्स बेसिकली क्या है? जब
आपने उसे सिखा दिया है कि अगर बेल भी बजेगी तो भी आपको क्या करना है, तो भी आपको सेलिब्रेट करना है। इसका मतलब आपको लगेगा कि खाना आ रहा है तो वो बेल पे ही सेलिब्रेट करने लग जाएगा, ला निकालने लग जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुलस जनरलाइजेशन। तो स्टिमुलस जनरलाइजेशन का एग्जाम्पल क्या है? अ चाइल्ड अफ्रेड ऑफ वाइट रैट्स इज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ वाइट रैबिट्स। कि एक बच्चा जो है वो वाइट रैट से डरता है तो वाइट रैबिट से भी डरेगा। डॉग सैलिवेट ओनली टू द साउंड ऑफ अ पर्टिकुलर बेल। चाइल्ड लर्न्स टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन बी एंड डी। बी एंड डी के बाद मतलब डिस्क्रिमिनेट करने लग गया वो। स्टूडेंट रिवार्ड हिमसेल्फ आफ्टर कंप्लीटिंग होमवर्क, कि वो खुद को ही रिवार्ड दे रहा है अपना होमवर्क करने के बाद। स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या होगा स्टूडेंट, इसमें बताइए। सो स्टूडेंट स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या होगा कि एक बच्चा जो व्हाइट रेड से डर रहा है तो मतलब वो व्हाइट जो चीजें देखेगा, ऐसे एनिमल्स को देखेगा तो वो उनसे डरेगा, मतलब वो व्हाइट रैबिट से भी डरा है तो वो वहाँ पे स्टिमुलस जनरलाइजेशन हो चुका है ना, तो वो उससे भी डरेगा। नेक्स्ट इज assertion extinction in classical conditioning means disappearing of CR। ये दिया हुआ है कि जो कंडीशनल रिस्पॉन्स है वो डिसअपियर हो जाता है तो इसका मतलब एक्सटिंक्शन है। ओके, एक्सटिंक्शंस अकर व्हेन CS इज रिपीटेडली प्रेजेंटेड विदाउट UCS। मतलब जब आप कंडीशनल स्टिमुलस प्रोवाइड करते हो सामने बिना किसी अनकंडीशनल दैट इज स्टिमुलस के साथ। ओके, रिपीटेडली प्रेजेंट विदाउट इट अनकंडीशनल स्टिमुलस को नहीं देते हो आप। ओके, तो क्या ये असर्शन और रीजन सही है और एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट अगर हम बात करें तो बिल्कुल ही सही एक्सप्लेनेशन है कि एक्सटिंक्शन जो होता है उसका मतलब क्या है कि डिसअपियरिंग ऑफ CR। और जो एक्सटिंक्शन है वो अकर होता है जब CS इज रिपीटेडली प्रेजेंटेड विदाउट UCS, दैट इज अनकंडीशनल स्टिमुलस के बिना अगर आप प्रेजेंट करोगे तो मतलब एक्सटिंक्शन होगा ही। तो ऑप्शन ए एंड आर ट्रू और आर एक्सप्लेन कर रहा है ए को। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। UCS किससे है, CS किससे है, UCR और CR बताइए किससे रिलेटेड होगा। अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या होगा यहाँ पर, कंडीशनल स्टिमुलस क्या होगा, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स और कंडीशनल रिस्पॉन्स आपको बताना है, बताइए। कंडीशनल रिस्पॉन्स के बारे में तो हमने देखा ही था ना क्वेश्चन में, तो उसका मतलब क्या है, जब वो सेलिब्रेट कर लेगा बेल से सेलिब्रेट करेगा तो वो सेलिब्रेशन टू बेल मतलब कंडीशनल रिस्पॉन्स है। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है, सेलिब्रेशन टू फूड है ना, मतलब वो फूड से सेलिब्रेट करेगा, बिल्कुल सही है। और कंडीशनल स्टिमुलस क्या होगा, बेसिकली फूड है ना, फूड ही तो होगा कंडीशनल स्टिमुलस। और अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या होगा, जब आप बेल को ही बजा रहे हो बस खाना नहीं दिखा रहे हो तो मतलब वो बेल से तो सुनेगा नहीं, बट जैसे आप खाने के साथ फिर बेल के साथ उसे प्रेजेंट करोगे तो वो कंडीशन स्टिमुलस में बदल जाएगा। ओके, तो बिल्कुल ही सही मैच किया हुआ है। जो फर्स्ट है उसका ए होगा, सेकेंड का बी, थर्ड का सी एंड फोर्थ का डी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट का बी, सेकेंड का ए, थर्ड का सी एंड फोर्थ का D। Okay, तो ऑप्शन नंबर A is the correct. Next is Pavlov concept of experimental neurosis refers to। तो Pavlov का concept है experimental neurosis, इसका क्या मतलब है, conflict produced when discriminating between very similar stimuli, extinction of conditional response, rapid learning without reinforcement, failure of spontaneous recovery। What will be the correct answer? बताइए। सो स्टूडेंट अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस की तो ये होता है कन्फ्लिक्ट जो प्रोड्यूस होता है जब हम क्या करते हैं, व्हेन डिस्क्रिमिनेटेड बिटवीन वेरी सिमिलर स्टिमुलाई। कि सिमिलर स्टिमुलाई अगर आप प्रोवाइड कर दोगे तो मतलब वो कंफ्यूज हो जाएगा ना, उससे कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा, तो मतलब वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस है, उससे कंफ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है ना, कि मतलब जैसे अगर वो बेल आप प्रोड्यूस बेल की साउंड दे रहे हो तो इसका मतलब जो डोर बेल बजेगी उस पर भी वो भागा भागा बोलेगा कि मुझे मेरे लिए तो खाना आ रहा है, तो वो चीज़ है ना, तो कंफ्लिक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट स्किनर थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज, स्किनर की थ्योरी को और क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, साइन लर्निंग, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, या फिर स्टिमुलस सब्सटीट्यूशन, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर।
सो स्टूडेंट स्टिमुलस दैट इज आप बोल सकते हो कि स्किनर की थ्योरी को इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग भी बोला जाता है ना। और इसको हम और किस नाम से जानते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग के, ओके, ऑपरेंट कंडीशनिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग तो किसने दी है, वो स्किनर ने ही दी है। नेक्स्ट इज which schedule of reinforcement produces the highest resistance to extinction, मतलब कैसे आप किसी चीज़ को एक्सटेंड करा सकते हो, ओके। फिक्स्ड इंटरवल, वेरिएबल इंटरवल, फिक्स्ड रेशियो या फिर वेरिएबल रेशियो, बताइए। सो स्टूडेंट एग्जाम जो सो स्टूडेंट अगर आंसर की बात करें तो किससे हो सकता है हाईएस्ट रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन, वेरिएबल रेशियो से, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अ स्टूडेंट रिसीव प्रेज आफ्टर एवरी करेक्ट आंसर, कि उसे प्रेज मिलता है, शाबाशी मिलती है हर सही आंसर के बाद, तो वो क्या है, पॉजिटिव री है, नेगेटिव री है, पनिशमेंट है, या फिर उसको शेप करा जा रहा है, बताइए। सो स्टूडेंट बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें कि उसे हमेशा करेक्ट आंसर के लिए उसे प्रेज मिल रही है, शाबाशी मिल रही है, तो वो पॉजिटिव री दे रहे हैं उसे, ओके। असर्शन दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है। असर्शन, नेगेटिव री इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रिस्पॉन्स, जो नेगेटिव री है वो इंक्रीज कर देता है इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स को। और नेगेटिव री इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ एन अनप्लेजेंट स्टिमुलस आफ्टर डिजायर्ड बिहेवियर, कि आप रिमूव कर देते हो ताकि वो काम दोबारा से ना करे। तो क्या इसका जो रीज़न है वो सही है, दोनों स्टेटमेंट भी सही है, साथ ही साथ रीज़न भी सही है। ए एंड आर ट्रू, रीज़न सही नहीं है, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, तो ये करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट बेसिकली दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट शेपिंग, तो शेपिंग को कौन बेस्ट इलस्ट्रेट कर रहा है, रिवार्डिंग रैट ओनली आफ्टर इट प्रेसेस द लेवर, रिवार्डिंग रैट फॉर एनी मूवमेंट टूवर्ड्स द लेवर, पनिशिंग रॉन्ग लेवर प्रेस, या फिर विद होल्डिंग री अंटिल परफेक्ट रिस्पॉन्स, बताइए। सो स्टूडेंट इफ यू टॉक अबाउट आंसर देन द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, कि आप रिवार्ड दे रहे हो जब भी वो क्या कर रहा है, कोई भी मूवमेंट दे रहा है, जब वो लेवर को प्रेस कर रहा है ना, मतलब उसे खाना दे रहे हो या फिर कुछ भी चीज़ दे रहे हो, ओके। सो ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। टोलमैन थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज, टोलमैन की थ्योरी को क्या बोला जाता है, कनेक्शनिज्म, कनेक्शनिज्म, या फिर साइन लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, या फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स चेनिंग, बताइए टोलमैन की थ्योरी को क्या बोला जाता है। सो स्टूडेंट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, टोलमैन की थ्योरी को बोला जाता है साइन लर्निंग, ओके, साइन लर्निंग के नाम से जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू टोलमैन कोग्निटिव मैप्स आर, कोग्निटिव मैप्स क्या हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड, मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनवायरनमेंट, इंस्टिंक्चुअल रिस्पॉन्सेज, या फिर री शेड्यूल्स, बताइए टोलमैन के अकॉर्डिंग री कॉग्निटिव मैप्स क्या हैं। So student, if we talk about answer, then option number B is the correct. It is a mental representation of environment, है ना, कि जो cognitive maps है वो क्या है, mental representation of environment होते हैं, okay. Next is assertion दिया हुआ, reason दिया हुआ है। assertion, according to Tolman, reinforcement is not necessary for learning because, यहाँ पे आप because लगा के देखना, learning occurs due to the development of cognitive maps but performance depends on reinforcement, कि आपकी जो performance है वो reinforcement पे depend है, but जो learning है वो cognitive maps पे depend है। तो कौन सा जो ऑप्शन है वो सही होगा, आपको बताना है, बताइए। सो स्टूडेंट दोनों ही ऑप्शन सही हैं और साथ ही साथ सही एक्सप्लेनेशन है आर ए की, ओके। कि आपको लर्निंग की जो है, लर्निंग जो है वो कॉग्निटिव मैप्स के दौरान के वजह से होती है, बट साथ ही साथ परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंड होती है आपके री पे, पर री आपको लर्निंग के लिए ज़रूरी नहीं होती है, ओके। सो ये जो होगा करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज इन टोलमैन्स एक्सपेरिमेंट व्हेन रैट रीच द गोल बॉक्स विदाउट फूड रिवार्ड, they still learn the maze, okay. This is an example of, किसका एग्जाम्पल है, latent learning, operant learning, insight learning, या फिर observational learning, बताइए। सो स्टूडेंट बेसिकली ये लेटेंट लर्निंग का एग्जाम्पल है, जिसको हिडन लर्निंग भी बोला जाता है, ओके। कि उसे उन्हें पता है कि उन्हें रिवार्ड मिलेगा, बट कभी तो मिलेगा, तो वो लेटेंट लर्निंग, ओके, मतलब हिडन लर्निंग है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट।
टोलमेंस थ्योरी रिजेक्ट, किसको रिजेक्ट कर दिया? पर्पसफुलनेस इन बिहेवियर, cognitive structures, reinforcement as essential for learning, influence of environment on behavior। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, किसको रिजेक्ट करती है टॉलमैन की थ्योरी? सो स्टूडेंट ये रिजेक्ट करती है कि जो री है वो ज़रूरी नहीं है लर्निंग के लिए। अभी हमने पढ़ा ही था, तो री एज असेंशियल फॉर लर्निंग ये ज़रूरी नहीं है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसे रिजेक्ट ही पूछा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंड्यूराज बोबोडोल एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड, तो क्या चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करती है बेंड्यूरा की बोबोडोल? ओके, रोल ऑफ reinforcement in learning, role of punishment in extinction, learning through observation and imitation, एंड लेटेंट लर्निंग। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, किस चीज़ को दर्शाती है बोबोडोल? सो स्टूडेंट, बोबोडोल दर्शाती है कि आप कैसे लर्निंग करते हो, ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन, मतलब नकल करके, देख करके कैसे आप लर्न करते हो, उस चीज़ को दर्शाती है बेंड्यूरा की बोबोडोल। ओके, विच इज़ नॉट अ की प्रोसेस इन बेंड्यूराज ऑब्जर्वेशन, तो क्या की प्रोसेस नहीं है बेंड्यूरा की ऑब्जर्वेशन में? अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन या फिर कंडीशनिंग? बताइए। सो स्टूडेंट, बात करें तो बेंड्यूरा की ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में कंडीशनिंग नहीं है की प्रोसेस, क्या है? अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और फिर मोटिवेशन। ओके, मोटिवेशन। तो ये 4 प्रोसेस हैं किसके? बेंड्यूरा की ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग री इज नॉट ऑलवेज डायरेक्ट, ये आपसे असर्शन बोला है और रीजन बोला है। Vicarious in reinforcement occurs when learners observe others being rewarded। तो क्या होगा करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स? 98 क्वेश्चन है, बताइए इन ऑप्शंस में से असर्शन दिया हुआ है और रीजन दिया हुआ है, क्या सही होगा आंसर? सो स्टूडेंट, इफ यू टॉक अबाउट आंसर देन ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट, है ना, कि बोथ ए एंड आर ट्रू और आर एक्सप्लेन कर रहा है ए को। नेक्स्ट इज A student avoids misbehavior after watching another student being punished, कि स्टूडेंट ने मिसबिहेवियर करना छोड़ दिया क्योंकि उसने देखा कि दूसरा बच्चा जो कर रहा था उसको पनिशमेंट मिली है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? मॉडलिंग का, विस्केरियस पनिशमेंट का, कॉग्निटिव मैपिंग का या फिर लेटेंट लर्निंग का? बताइए। सो स्टूडेंट, इफ यू टॉक अबाउट आंसर देन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, है ना, विस्केरियस पनिशमेंट होती है ये। ओके, विस्केरियस पनिशमेंट। नेक्स्ट इज विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट इमिटेशन अकॉर्डिंग टू बेंड्यूरा, तो कौन सा जो फैक्टर है वो नहीं अफेक्ट करता इमिटेशन को बेंड्यूरा के अकॉर्डिंग? अट्रैक्टिवनेस ऑफ मॉडल, स्टेटस ऑफ मॉडल, ऑब्जर्वर सेल्फ एफिकेसी या फिर फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट? क्या होगा करेक्ट आंसर? सो स्टूडेंट, इफ वी टॉक अबाउट फिक्स्ड दैट इज इंटरवल रीइंफोर्समेंट नहीं करता है अफेक्ट इमिटेशन को, है ना, बेंड्यूरा के अकॉर्डिंग। बाकी अट्रैक्टिवनेस ऑफ मॉडल, स्टेटस ऑफ मॉडल, ऑब्जर्वर सेल्फ एफिकेसी, तीनों ही सही आंसर, मतलब तीनों ही अफेक्ट करते हैं। तो आपसे नोट ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग एम्फसाइज, किस पे जोर देती है ट्रायल एंड एरर थ्योरी? इंसाइटफुल लर्निंग, बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, इमिटेशन या फिर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग? बताइए। सो स्टूडेंट, बेसिकली बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स पे ज़्यादा फोकस करती है, मतलब इस पे फोकस करती है ट्रायल एंड एरर लर्निंग, कि कैसे आप स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पे कैसे बॉन्ड फॉर्म करोगे बार बार रिपीट करके किसी टास्क को। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, जस्ट अ मिनट, लॉ ऑफ अफेक्ट स्टेट्स, तो लॉ ऑफ अफेक्ट किस चीज़ को दर्शाता है? लर्निंग डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस, responses followed by satisfaction are strengthened, responses once learned cannot be forgotten, practice without satisfaction has no effect। बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, बेसिकली ये दर्शाता है, स्टेट करता है कि रिस्पॉन्सेज जो हैं फॉलोड बाय सेटिस्फैक्शन और स्ट्रेंथन, की जो मतलब अगर आपको जिस चीज़ से सेटिस्फैक्शन मिलेगी, अच्छा लगेगा, तो वो और भी ज़्यादा मजबूत होंगे, फिर आप वही चीज़ बार बार करोगे, है ना। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक लॉ ऑफ रेडीनेस इज क्रूशियल इन लर्निंग, तो ये असर्शन दिया है, रीजन क्या दिया है? व्हेन एन इंडिविजुअल इज रेडी टू एक्ट, परफॉर्मेंस इज सेटिस्फाइंग, व्हेन नॉट रेडी, परफॉर्मेंस इज अनोइंग। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? जो थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग लो ऑफ रेडनेस एक क्रूशियल रोल प्ले करता है लर्निंग में, साथ के साथ व्हेन एन इंडिविजुअल इज रेडी टू एक्ट, कि जब वो रेडी होता है तब परफॉर्मेंस सेटिस्फाइंग होगी, और जब रेडी नहीं होगा तो परफॉर्मेंस अनोइंग होगी। तो सही बात है दोनों ही, है ना। तो लो ऑफ रेडीनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, साथ ही साथ
रेडीनेस का मतलब यहाँ पे बताया है, तो बिल्कुल सही बात है ना। असर्शन और रीजन दोनों ही सही है और एक्सप्लेन भी सही करा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है आपको लो ऑफ इफेक्ट, लो ऑफ रेडीनेस, लो ऑफ एक्सरसाइज। तो लो ऑफ इफेक्ट क्या है, लो ऑफ रेडीनेस क्या है और लो ऑफ एक्सरसाइज क्या है, बताइए। सो स्टूडेंट बिल्कुल सही आप बोल सकते हो कि ये अरेंज किए हैं। कि लो इफेक्ट का मतलब क्या है कि जब आप एस आर बॉन्ड को आप स्ट्रेंथन कर दो, है ना, आपको सेटिस्फेक्शन मिले, अच्छा लगे आपको। रेडीनेस, जब लर्नर जो है वो रेडी है, लर्निंग तभी कराओ। एक्सरसाइज मतलब प्रैक्टिस करो जिससे एसोसिएशन जो है वो स्ट्रेंथन हो, मजबूत हो। ओके, तो तीनों ही ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। Okay, next is which of the following was sorry later revised by Thorndike। जो थॉर्नडाइक के द्वारा बाद में कौन सा रिवाइज हुआ था? अफेक्ट, लो ऑफ अफेक्ट, लो ऑफ एक्सरसाइज, लो ऑफ रेडीनेस या फिर ऑल ऑफ थ्री? ऑल थ्री बताइए। सो स्टूडेंट बेसिकली इन्होंने रिवाइज किया था लो ऑफ एक्सरसाइज को, है ना, कि एक्सरसाइज ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसको एक तरह से इन्होंने वीक मान लिया था कि ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बाकी रेडीनेस और इफेक्ट ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो लो ऑफ एक्सरसाइज को लेटर रिवाइज किया था इन्होंने बाद में। ओके, विच थ्योरी सपोर्ट द आइडिया ऑफ पर्पसफुल बिहेवियर? तो कौन सी जो थ्योरी है वो सपोर्ट करती है पर्पसफुल बिहेवियर को? थॉर्नडाइक, पैवलोव, टोलमैन या फिर स्किनर? बताइए। 106 क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। टोटल हम 120 क्वेश्चंस करेंगे। तो आपने कितना स्कोर किया कमेंट सेक्शन में बताना। साथ के साथ ये अच्छी बात है कि जो भी क्वेश्चंस मैं गलत आपको बता देती हूँ बाय मिस्टेक, है ना, तो वो आप मुझे बता देते हो, इट मीन्स कि आप लर्निंग कर रहे हो, आप सीरीज देख रहे हो बहुत ध्यान से। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग टू द इजी पथ एजुकेशन। साथ के साथ अब अच्छे से लर्न करते रहिए, तो हम सब लोग मिलकर ही एक साथ सीख रहे हैं, है ना। तो 106 का क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स, बताइए। सो स्टूडेंट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, है ना। तो टोलमैन के द्वारा पर्पसफुल बिहेवियर का जो आइडिया वो सपोर्ट किया गया था। ओके, इसको पर्पसिव बिहेवियरिज्म भी बोला जाता है, पर्पसिव बिहेवियरिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। पनिशमेंट इन ऑपरेंट कंडीशनिंग इज लीस्ट इफेक्टिव व्हेन? तो पनिशमेंट ऑपरेंट कंडीशनिंग में लीस्ट इफेक्टिव कब है? इट इज इमीडिएट, इट इज कंसिस्टेंट, इट इज डिलेड एंड इनकंसिस्टेंट, इट इज पेयर्ड विद एक्सप्लेनेशन। बताइए। सो स्टूडेंट अगर पनिशमेंट डिलेड होगी या फिर इनकंसिस्टेंट होगी तो इसका मतलब वो अफेक्टिव नहीं होगी ज़्यादा, है ना, ज़्यादा कारगर नहीं होगी। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी इन क्लासिकल कंडीशनिंग रेफर्स टू? तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या मतलब है? कंप्लीट फॉरगेटिंग ऑफ लर्न रिस्पॉन्स, रीअपीयरेंस ऑफ सी आर आफ्टर एक्सटिंक्शन विदाउट फर्दर ट्रेनिंग, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड या फिर रैपिड कंडीशनिंग विदाउट यूसीएस मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस? बताइए। सो स्टूडेंट इफ वी टॉक अबाउट आंसर, जो स्पॉन्टेनियस रिकवरी है बेसिकली इसका मतलब है कि आप रीअपियर कर दो सी आर को, है ना, आफ्टर एक्सटिंक्शन की, जब आपने सी आर हटा दिया था, मतलब सी एस हटा दिया था, एक्सटिंक्ट कर दिया था, कि आप बेल नहीं बजा रहे थे, मतलब सिर्फ बेल बजा रहे थे, फिर उसके बाद आपने दोबारा से बेल बजाई और फिर खाना लाए, है ना, पहले नहीं ला रहे थे। तो रीअपियरेंस ऑफ सी आर आफ्टर एक्सटिंक्शन विदाउट फर्दर ट्रेनिंग, आपने ट्रेनिंग भी नहीं दी और बच्चा सीख रहा है फिर भी खुद भी, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट, है ना, रीअपियरेंस ऑफ सी आर आफ्टर एक्सटिंक्शन विदाउट फर्दर ट्रेनिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल इज कॉमन इन बोथ बेंड्यूरास एंड टोलमैन थ्योरी? दोनों में कौन सा कॉमन है? ओके, रीइंफोर्समेंट इज एसेंशियल फॉर लर्निंग, reinforcement is essential for learning, learning involves mental representation, learning is purely stimulus response based, behavior has no purpose। बताइए कौन सा कॉमन है दोनों में, बेंड्यूरा और टोलमैन की थ्योरी में? सो स्टूडेंट दोनों थ्योरी की बात करें बेंड्यूरा और टोलमैन की, तो दोनों ने मेंटल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, कि लर्निंग जो है वो मेंटल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग होती है, मतलब इन्वॉल्व होता है मेंटल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज अ स्टूडेंट स्टडीज मोर आफ्टर सीइंग क्लासमेट्स बीइंग रिवार्डेड विद प्रेज, कि जिनको प्रेज मिल रहा है उनको देख करके बच्चे पढ़ रहे हैं। दिस रिफ्लेक्ट क्लासिकल कंडीशनिंग, विस्केरियस रीइंफोर्समेंट, लेटेंट लर्निंग या फिर लो ऑफ लर्निंग? बताइए करेक्ट आंसर।
सो स्टूडेंट बेसिकली क्या है, ये विस्केरियस रीइंफोर्समेंट है कि बच्चा कैसे पढ़ रहा है, जब वो देख रहा है कि क्लासमेट्स जो है उनको रिवार्ड मिल रहा है और साथ के साथ शाबाशी भी मिल रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लो बेस्ट एक्सप्लेन्स वाई मोटिवेटेड स्टूडेंट लर्न फास्टर। तो कौन सा जो लो है वो एक्सप्लेन करता है कि जो मोटिवेटेड स्टूडेंट है वो फास्टर लर्न करते हैं, मतलब अच्छे से याद करते हैं, सीखते भी हैं जल्दी। लो ऑफ रेडीनेस, लो ऑफ एक्सरसाइज, लो ऑफ इफेक्ट या फिर लो ऑफ एसोसिएशन, बताइए करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट बेसिकली लो ऑफ रेडीनेस इज द करेक्ट, क्योंकि जब बच्चे मोटिवेट होते हैं, मतलब जब बच्चे तैयार होते हैं सीखने के लिए, तब वो बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। ओके, तो लो ऑफ रेडीनेस इज द करेक्ट, इट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिनोमिनन एक्सप्लेन्स फियर ऑफ एग्जाम स्प्रेडिंग टू फियर ऑफ टीचर, है ना। तो कौन सा जो फिनोमिना एक्सप्लेन करता है कि फियर ऑफ एग्जाम स्प्रेडिंग टू फियर ऑफ टीचर, एग्जाम की वजह से टीचर से भी आप डर रहे हो। जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, शेपिंग या फिर लेटेंट लर्निंग, बताइए। सो स्टूडेंट, इफ वी टॉक अबाउट करेक्ट आंसर, दैट ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, जनरलाइजेशन, है ना। कि जब आप जनरलाइजेशन कर रहे हो, मतलब आप एग्जाम्स की वजह से आप टीचर से भी डर रहे हो ना, तो आपने जनरलाइज कर लिया कि एग्जाम हमें डर रहा है, तो मतलब टीचर्स भी मतलब बहुत ज़्यादा हमें परेशान करेंगे, अब मारेंगी पीटेंगे, ये सारी चीज़ें ना। तो जनरलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, 113, लर्निंग विदाउट परफॉर्मेंस इज एम्फसाइज्ड बाय थॉर्नडाइक, स्किनर, टोलमैन या फिर पैवलोव। ओके, बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, लर्निंग विदाउट परफॉर्मेंस इज द टोलमैन, है ना, कि लर्निंग विदाउट परफॉर्मेंस मतलब लेटेंट लर्निंग। ओके, लेटेंट लर्निंग आप कर रहे हो, तो वो लर्निंग विदाउट परफॉर्मेंस है, मतलब टोलमैन के द्वारा ये एम्फसाइज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड क्लैप्स हैंड आफ्टर सीइंग हिज एल्डर ब्रदर प्रेज्ड फॉर क्लैपिंग, दिस इज। एक जो बच्चा है वो क्लैप करता है अपने हाथों को, मतलब क्लैपिंग करता है ये देख कर कि उसका बच्चा, उसका जो भाई है सॉरी, वो उसे प्रेज कर रहा है क्लैपिंग के लिए। ओके, उसको सराहना दे रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, सोशल लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग या फिर ट्रायल एंड एरर लर्निंग, बताइए। सो स्टूडेंट बेसिकली क्या है, ये सोशल लर्निंग है ना, कि वो अपने भाई के साथ सीख रहा है मिलकर के, तो मतलब सोशल लर्निंग कर रहा है। ओके, या फिर इसे बोल सकते हो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ओके, कि वो ऑब्जर्व करके सीख रहा है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्सेप्ट शोज सिमिलैरिटी बिटवीन पैवलोव एंड स्किनर। तो पैवलोव स्किनर में क्या सिमिलैरिटी है, तो कौन से कॉन्सेप्ट दर्शाया जा सकता है। रीइंफोर्समेंट इज नेसेसरी, एसोसिएशन ऑफ स्टिमुलाई, एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्स, रोल ऑफ पनिशमेंट, बताइए करेक्ट आंसर। So student, if we talk about correct answer, then option number, that is the extinction of response, दोनों ने ही extinction of response के बारे में बात करी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर डिफर्स फ्रॉम कॉलर्स इनसाइट बिकॉज। तो थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर डिफरेंट है कॉलर के इनसाइट से, क्योंकि इनसाइट इज सडन, ट्रायल एंड एरर इज ग्रेजुअल। ट्रायल एंड एरर uses reasoning, insight does not. Insight is mechanical, trial and error is purposeful. ट्रायल एंड एरर एम्फोसाइज कॉग्निशन, बताइए करेक्ट आंसर। कि थॉर्नडाइक का जो ट्रायल एंड एरर है वो डिफर करता है कॉलर के इनसाइट से, क्यों, बिकॉज, बताइए। सो स्टूडेंट, इफ यू टॉक अबाउट इंसाइट, जो है वो सडन है ना, आपको अचानक से नॉलेज का, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ट्रायल एंड एरर ग्रेजुअल है, आप प्रैक्टिस करते हो, सीखते हो, कुछ चीज़ें समझते हो, तब जा करके आपके अंदर आती है। तो 116 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द प्रिंसिपल ऑफ मेंटल रिप्रेजेंटेशन इज मोस्ट एम्फसाइज्ड बाय। मेंटल रिप्रेजेंटेशन का जो प्रिंसिपल है किसने दिया था, पैवलोव, थॉर्नडाइक, टोलमैन या फिर स्किनर, बताइए। सो स्टूडेंट, मेंटल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये दिया गया था टोलमैन के द्वारा। ओके, टोलमैन की थ्योरी में। नेक्स्ट इज, विच कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन रिलैप्स ऑफ बैड हैबिट्स आफ्टर क्विटिंग। मतलब आप क्या कर रहे हो कि आप बैड हैबिट्स को दोबारा से लेकर के आ रहे हो, आपके अंदर दोबारा से डेवलप हो रही है। एक्सटिंक्शन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, डिस्क्रिमिनेशन या फिर शेपिंग, बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल है किसका, स्पॉन्टेनियस रिकवरी का ना, कि आप दोबारा से आप उस चीज़ को कर रहे हो। ओके, एक बार एक्सटिंग आपके अंदर खत्म हो गई थी, बट दोबारा से आप कर रहे हो, तो मतलब स्पॉन्टेनियस रिकवरी हुई आपके अंदर। नेक्स्ट इज, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कैन अकर विदाउट
री की ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है वो अकर मतलब हो सकती है री के बिना. री अफेक्ट परफॉर्मेंस नोट एक्विजिशन. ओके, तो ये री जो है वो परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, एक्विजिशन को नहीं. तो क्या होगा सही आंसर इन सभी ऑप्शंस में से, बताइए. सो स्टूडेंट, बिल्कुल सही बात है कि जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग है वो री के बिना हो सकती है, और जो री है वो आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, ना कि आपकी आपकी एक्विजिशन को, कि कितना आप एक्वायर कर रहे हो, कितना आप देख करके सीख रहे हो. तो दोनों ही करेक्ट है, और आर ट्रू एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक ही. नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन 128. इसके बाद आपको अपने मार्क्स मेंशन करने हैं कि कितने आपने अचीव करे. बेंड्यूरास थ्योरी इज ऑफन कॉल्ड एज ब्रिज बिटवीन, है ना, कॉल्ड अ ब्रिज बिटवीन, किसके बीच का एक ब्रिज है ये. बिहेवियरिज्म एंड साइकोएनालिसिस, बिहेवियरिज्म एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी, गेस्टाल्ट एंड ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, या फिर क्लासिकल, या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग, बताइए करेक्ट आंसर. सो स्टूडेंट, अगर हम बात करें जो बेंड्यूरा की थ्योरी है वो बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिव साइकोलॉजी के जो बीच में एक तरह से ब्रिज का काम करती है ना, दोनों को कनेक्ट करती है, बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिव साइकोलॉजी को. ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट तो अब है ही नहीं, सभी जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं स्टूडेंट्स. तो 120 में से कितना स्कोर किया वो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना है. साथ ही साथ आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है आप ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करिए. ओके, और एक बात और, जिन भी बच्चों ने नोट्स लिए हैं वो अपना जो रिव्यू है वो दे सकते हैं कि कैसे लगे उन्हें वो नोट्स, ताकि और बच्चे भी एनकरेज हो सके, ताकि और बच्चे भी पढ़ सके ना. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अब हम यूनिट वाइज सीरीज लेकर के आएंगे, यूनिट वाइज 100 क्वेश्चन, है ना, फर्स्ट यूनिट के 100 क्वेश्चन, सेकेंड यूनिट के 100 क्वेश्चन, ताकि आप एग्जाम से पहले अपने आप को बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लो, है ना, सभी बच्चे. थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे.